कल हमारी क्लास ऊपर हुआ करेगी। ये हमारा साथ ही बाहर से ऊपर रूम, क्योंकि ये बैठ के पढ़ाने की मुझे आदत नहीं है, तो ये रूम इन्होंने दे तो दिया, लेकिन मेरे बच्चे ऊपर क्लास हुआ करते। तो ऐसा बच्चा जिसने पहले बिलो नहीं पढ़ा हुआ सिरे से, ठीक हो, यानी कि आप वाकई ही फास्ट ट्रैक ही हो, ठीक हो। मेरा ख्याल है कि अल्लाह का नाम तो आपने ले लिया होगा। वो तो कहें सर दाखिला लेते वक्त ही हमने अल्लाह का नाम तो ले लिया था, बस आप पढ़ा दें आप। तो अल्लाह के नाम से ही शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ओरिएंटेशन नहीं होगी। ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं कि हम इस गर्मी में आए हुआ आपका जो एक सवा घंटा होगा वो ज़ाया कर दें बिला वजह। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे मेरे बच्चे सर 5-10 मिनट के अंदर। थोड़ी सी ये थोड़ा सा फेड है, लेकिन मतलब आज का दिन ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। तो सिर्फ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड कि हमारे सिलेबस में यानी कि किस तरह मार्क्स की क्या डिवीजन होगी। कोई इसमें भी एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि पहले आप एमसीक्यू से निकल के आए हो, थोड़ा सा हमें वो आइडिया हो जाए। तो पेपर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन मेरे को देखिएगा। ये बिलो 100% ये क्यों लिखा है, ये अगले दिनों में जाके जब नई स्कीम आएगी फिर आपको दोबारा पता चल जाएगा, क्योंकि उस वक्त बिलो सीलो दोनों मिला के 100% होंगे, बिलो 50% होगा उसके अंदर। लेकिन फिलहाल ये बिलो का अकेला पेपर ही 100% है, मतलब 100 नंबर का है। ये पहले भी ये पहले दोनों पेपर अलग अलग हुआ करते थे, बिलो और सीलो। 50-50 नंबर के, फिर दोनों इकट्ठे हुए। ये 50-50 नंबर के इकट्ठे हुए, 100 नंबर का एक पेपर बना। फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, फिर 100-100 नंबर के वो 50 ही 100 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अजीबोगरीब भाई का खेल खेलता आ रहा है। अब फिर दोबारा से खेल खेलेगा और इसको आगे जाके इन दोनों पेपर्स को मर्ज कर देगा। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, जब ये मर्ज हो रहे होंगे ये ना परेशान होइएगा सर उस वक्त हमारा पास करेगा फिर फायदा क्या होगा। हम अभी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे मर्ज कर दिया तो हमें बी लॉ पास करने का फायदा कर डेफिनेटली। मेरे बच्चे आई कैप का ये तो पक्का असूल है, जो चीज़ आपने पास कर ली उसको दोबारा कभी भी टेस्ट नहीं करवाएगा आपसे। हाँ, हो सकता है आपके ऊपर कोई दया कर दे और आपको सी लॉ का पोर्शन भी ना ले, या हो सकता है अगर उस वक्त बी लॉ पास किया होगा सी लॉ का पोर्शन नहीं किया होगा, सिर्फ सी लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जैसे पहले होता था। ऐसे पहले हो चुका है इस तरह के मामला। तो इसलिए आप परेशान ना होइएगा कि अगर हम पढ़ लेंगे पास कर लेंगे खुदा ना खासा हो जाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात मेरे बच्चे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखिएगा। हमारे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। उन 4 हिस्सों में हमारा ग्रेड A B C D, अगेन मैं कह रहा हूँ इन बातों की कोई अहमियत नहीं मेरे बच्चे, ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वो मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ आपका सिर्फ 5-10 मिनट। तो सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। अब लेकिन अगली बात जो काम की होगी मेरे बच्चे, इन 4 हिस्सों में मेन देखना पड़ेगा सर चैप्टर कौन से हैं और कितने चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे, ये काम की चीज़ है। हमारे मेरे बच्चे 18 चैप्टर हैं, याद रखिएगा। साइकोलॉजिकली ये 18 है, लेकिन कई ऐसे होंगे जो एक एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। और ये याद रखिएगा हमारा ये जो सिलेबस अभी शुरू हो रहा है, इसमें मैक्सिमम 45 से 50 क्लासेस है, यानी कि 2 महीने क्लासेस नहीं होंगी। अगर देखा जाए उस लिहाज से 3 जून को हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। और ये जुलाई की लास्ट तारीख इस सिलेबस की लास्ट डेट हो। अगरचे कि अगर अगस्त में कोई बात का अगले दिनों में बारिशें शुरू होंगी, खुदा ना खासा कुछ इस तरह का मामला हो, कोई 1-2 दिन छुट्टी हो अगस्त के 2-3 अगस्त को, जबकि रेगुलर नॉर्मल क्लासेस भी अगस्त के फर्स्ट वीक में कई सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो अकाउंटिंग वगैरह बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेज आके टैक्स वगैरह वो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही खत्म हो। लेकिन हम अगेन उनके साथ ही मेरे बच्चे जुलाई की लास्ट तारीख या ज्यादा से ज्यादा अगस्त का फर्स्ट वीक बड़ी तसल्ली के साथ बड़े सुकून से यहाँ पे सुन सुना के अच्छे तरीके से यहाँ पे। और याद रखना कि यहीं पे क्लास के अंदर बैठ के ही हमारी 70 to 80% तैयारी हमने क्लास के अंदर ही करनी है। पढ़ा दिया सुन लिया, मेरे बच्चे ऐसे ये लॉ भूलेगा नहीं। अगर ये ना किए प्रैक्टिस हमने तो आप पढ़ते जाओगे साथ साथ भूलते जाओगे। बस आप एक चीज कीजिएगा, ये दिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, छुट्टी नहीं करनी मेरे बच्चे, इतने के दिन तो सारे कोई कर लेते हैं। देखो I2B या बाकी जो PRC के अपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो महीनों पढ़े हैं, तब जाके वो, हालांकि था भी MCQ तो इतना टफ भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे ये थोड़ा सा डेफिनेटली टफ भी है और है भी कैफ का सब्जेक्ट। और मैं आपसे सिर्फ डिमांड कर रहा हूँ कोई 45 से 50 क्लासेस मैक्सिमम। तो कम से कम इसमें छुट्टी ना कीजिएगा, ये ना हो कि ये भी आप छुट्टी छुट्टी करके खुदा ना खासा इसका सत्यानाश कर दें। तो और ये बड़ी आसानी के साथ पास हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ये शुरू में शायद कोई बंदा कह दे कि वही मुश्किल है ये है वो है, लेकिन ये फास्ट, ये डिजर्व ही फास्ट ट्रैक में करता है ये सब्जेक्ट। लेकिन क्या करें, वो हमने नॉर्मल में भी बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ी है कि दूसरे सब्जेक्ट के लिए बी लॉ के लिए फास्ट ट्रैक का वेट करे। अदरवाइज मेरे बच्चे ये, क्योंकि ये भूल जाता, पढ़ो भूल जाएगा, पक्की बात है, आपको भी बार बार भूलेगा। इसलिए मेरे बच्चे ताकि हम भूले ना इसको क्या करेंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। कब मैं मोस्टली रिवाइज करूंगा फिर आपसे सुना करूंगा, तो इस तरह ये चीजें इंशाल्लाह वो याद रहेंगी हमारे साथ। खैर, मेरे बच्चे 18 चैप्टर, और इन 18 चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे जो पहला हिस्सा है मेरे बच्चे, ये जो ग्रिड है ये 5 से 8 नंबर का पूछेगा पेपर के अंदर, और इसमें सिर्फ हमारा चैप्टर नंबर 1 है।
ये जो चैप्टर नंबर 1 है मेरे बच्चे, ये हमारे ग्रेड ए का हिस्सा है, और ये 8 से कितने में जा रहा है, 5 से 8 नंबर, और ये आता भी ऐसे ही है। लेकिन हम मेरे बच्चे चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। चैप्टर 2 से हमारा दूसरा ग्रेड शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक ये हमारा ग्रेड बी होगा। 2 3 4 5 4 चैप्टर है, और ये कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे, 20 से 25। हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे फिलहाल। ये जो इस दिन हमारा आखिरी दिन होगा इंशाल्लाह लीगल सिस्टम, उस दिन एक लेक्चर के अंदर, ये काफ़ी होता है, 1.5 घंटे के लेक्चर में ये आसानी से हो जाता है। लेकिन हैं वो 5 से 8 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, रट्टा भी है। लेकिन मेरे बच्चे हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, और ये 20 से 25 नंबर, ये 4 चैप्टर है। फिर चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक ये हमारा मेरे बच्चे ग्रेड बी हो। आज हम सीखना शुरू करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट सुना भी होगा, लेकिन वो बनता कैसे है उसको आज हम बनाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट मेरे बच्चे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर परफॉर्म कैसे करना है, उस चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक ये चीज हम डिस्कस करेंगे। बेटा आगे चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक हमारा अदर बिजनेस लॉज होंगे, और ये तकरीबन मेरे बच्चे अगर देखा जाए आधा पेपर यहाँ से आए, यानी कि सादा अल्फाज में 18 चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 से लेके, या ये कह लो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक तकरीबन आधा पेपर, और चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक आधा पेपर। 50 नंबर पहले हैं, 50 नंबर बाद में है। वो अलग बात है कि आखिरी 50 नंबर वो उधर थोड़े से लेने आसान है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद का थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन हम इसको शुरू में करेंगे ताकि इसकी बार बार रिवीजन होती जाए और ये तैयार हो जाए। तो ये मेरे बच्चे थोड़ा सा पता रखना कि 18 चैप्टर है हमारे। 18 चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर सोलली इंडिविजुअली है, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, वो 5 से 8 नंबर का टेस्ट करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक ये हमारा ग्रेड बी होगा, जो तकरीबन 20 से 25 नंबर। फिर ग्रेड जो सी होगा वो मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक, ये तकरीबन 25 से 30 नंबर होंगे। और आखिरी मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 11 से लेकर 18 तक, ये जो 8 चैप्टर हैं ये हमारे तकरीबन 50 नंबर के टेस्ट। तो ये थोड़ा सा वैसे पता हो, नहीं भी पता होगा तो मेरे बच्चे खुदा ना खासे इसकी कतन जरूरत नहीं आपको याद रखने की, ना ही आपके किसी काम के, क्योंकि 18 चैप्टर हैं, 18 के 18 ही तैयार करने हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि खुदा ना खासा आप क्या कर लो, आप में इसमें से कुछ छोड़ दो कुछ। कभी भी अगर खुदा ना खासा किसी बच्चे ने मुझे आखिरी दिनों तक कभी पूछा सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, फिर बच्चे मैं उसको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो शायद उसको बुरी लगे। चैप्टर तो नहीं बताऊंगा लेकिन उसको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट बात ये होगी खुदा ना खासा मेरे बच्चे अगली अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर, इसी सब्जेक्ट की अगली अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप मुझे आखिर पे जाके इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछ रहे हो, मादरत के साथ बुरी लगेगी उसके बाद, लेकिन मेरे बच्चे जब है ही नहीं आपके पास ऑप्शन, जितने सवाल आएंगे वहां पे सारे सॉल्व करने हैं। और सारे सवाल कहाँ से आएंगे, इसी आपके पूरे सिलेबस में से। तो फिर मैं क्यों कह दूं कि वो फलाना एरिया इंपॉर्टेंट। और थ्योरी में तो फिर आई कैप की साइकी भी बड़ी अजीब सी होती है एग्जामिनर की। वो जो पिछली दफा टेस्ट कर चुका तो शायद अगली पिछली 2-3 अटेम्प्ट में जो चीजें चेक की वो नेक्स्ट चेक नहीं करता उसको। ये अकाउंटिंग की तरह थोड़ी है, फाइनल अकाउंट का सवाल आना ही आना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल आना ही आना है, फलाना आना ही आना है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पे आना ही आने वाला मामला नहीं है। थ्योरी में जो चीज पिछली 2-3 अटेम्प्ट में चेक हो चुकी उसके आने के चांसेस कम होते हैं। वो नई नई चीजें टेस्ट करता है, इसका मतलब जो चीज अभी तक उसने टेस्ट नहीं की सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं किस बेस पे कह दूंगा कि फलाना चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि एग्जामिनर तो आपका तसलसल में चल रहा होता है, वही चल रहा होता है मोस्टली, और वो बड़ी ध्यान से चीजों को देख रहा होता है कौन सी चीजें मैंने टेस्ट कर ली और कौन सी अभी भी टेस्ट होने वाली। तो याद रखोगे इस बात को। कोई बंदा पूछेगा तो नहीं सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, फिर उसको इंपॉर्टेंट बात याद आ जाएगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ऐसे ही चले अल्लाह आसानी करेगा, नौबत नहीं आएगी मेरे बच्चे। नहीं बेटा, इनकी भी जरूरत नहीं। स्टैट्स पहले रिजल्ट इसके कैसे आते थे, बस ये देखना ऐसे ऐसे भी रिजल्ट आए, बस ये थोड़ा सा दिखाना। 13% भी रिजल्ट था कभी, और ये 13% वो रिजल्ट होगा जो अभी आई कैप दोबारा इन दोनों पेपर्स को मर्ज कर देगा। ये उस वक्त था जब ये दोनों पेपर इकट्ठे हुआ करते थे, और जो बड़ा खतरनाक पेपर है ये बी लॉ था, लेकिन उस वक्त जब ये दोनों पेपर इकट्ठे थे, अभी ये अलग अलग है, बड़ी आसानी के साथ अब इनको तोड़ देते हैं, पास कर लेते हैं। लेकिन जब ये नई स्कीम में दोबारा इकट्ठा होने जा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं अभी ना करो उसको, नई स्कीम में कर लेना, दोबारा फिर इकट्ठे हो जाना। और भैया उस वक्त इसको पास करने का हशर ये था, ये आपके सामने रिजल्ट है, 19%, 25%, 26%, 13% भी है। लेकिन जब का ये इकट्ठा हुआ और इसको फिर एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, उसके बाद मेरे बच्चे एकदम से देखें उसकी पासिंग परसेंटेज, ये पहली दफा थी जब ये पेपर इकट्ठा भी और एमसीक्यूज, बल्कि एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए, चाहे इकट्ठा भी था लेकिन एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए तो एकदम से इसका रिजल्ट भर गया। पहले एमसीक्यूज नहीं आते थे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, आपको लिखने में दिक्कत है, आपको आता था, लिखने में दिक्कत है। और लिखने की दिक्कत मेरे बच्चे कैसे सॉल्व होगी, टेस्ट देने। और कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, कोई सवाल वैसे भी जब वैसे बैठ के पढ़ रहे हो, अगर लिखने में दिक्कत होती है उसको वैसे उसको लिख कर देख लो। लेकिन जिसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है पहले ही वो लिख सकता है जो उसके दिमाग में हो, तो उसको खुदा ना खासा इस खौफ से नहीं रहना कि मुझे लिखना आता भी है, मैं लिख भी सकता हूँ, उसके बावजूद हर चीज को लिख लिख के कर रहा हूँ।
ये उसके लिए होता है मेरे बच्चे जिसको जिसको डर हो, जिसको लिखने की इतनी आदत ना हो, वो लिखे, लाजमी लिखे उसको। लेकिन ये नहीं कि खुदा न खासा एक लफ्ज सुनो कि ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग, कोई ड्राफ्टिंग का लफ्ज का मतलब पता क्या होता है? लिखना है। ड्राफ्ट करना मतलब लिखना। बच्चों की ड्राफ्टिंग कमजोर है भाई, गोली मार दो ना उसको, ये बोलो उसको लिखना नहीं आता। आपका एग्जामिनर कहीं नहीं कहता बच्चे की ड्राफ्टिंग मारी, वो उसको ड्राफ्टिंग कमजोर है। लेकिन हम लोग आपके अंदर खौफ पैदा करते हैं, आपकी ड्राफ्टिंग सही नहीं है, मेरे पास पढ़ो, मैं आपकी ड्राफ्टिंग सही करवा दूं। लेवल नहीं हो गया। पिछले 14 साल में तो मेरी ड्राफ्टिंग सही नहीं हुई है, अब माशाल्लाह आप 2-3 महीनों में हमारी ड्राफ्टिंग सही करवा दो। कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। ये आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी जो अभी तक बन चुकी है जिस तरह की आपकी, जिसको कहते हैं कि जो भी रूटीन है, उस रूटीन में देखें। अगर लिखने की आदत है, जो दिमाग में आ रहा हो लिख सकते हो, इट्स ओके। जो दिमाग में आ रहा हो लिखने में दिक्कत है तो मेरे बच्चे फिर, और अगर दिमाग में आ ही ना रहा हो फिर तो रौला ही मुक गया। और यहाँ पे ड्राफ्टिंग पता किसकी सही नहीं होती? जिसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा होता। और किसके दिमाग में नहीं आता? जिसकी तैयारी नहीं होती है। तैयारी है को नहीं, और रौला सारा ड्राफ्टिंग पे डाल दो। बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, बच्चे को आ ही नहीं रहा। अगर आएगा तो कुछ लिख भी लेगा। देखो अपने अपने दिमागों में कितनी अंग्रेजी बोलते हैं, बस वो लिखने में दिक्कत होती है। बोलते हो ना अंग्रेजी में आते जाते बातें करते हो अपने आप के साथ, वो हो सकती है, लेकिन जब लिखो तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा लिखना फिर भी आसान है, बोलना तो इंतहाई मुश्किल होता है ना। लिख तो फिर भी सकते हो, अगर जो लिख सकता है सो क्या मेरे बच्चे उसकी ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग सही। लेकिन बेटा दोबारा बता रहा था, ये जरा थोड़ा सा रिजल्ट मेरे बच्चे 35%, 43%, कुछ इस तरह के माड़े नहीं आते, लेकिन बीच में कभी कभार माड़े रिजल्ट भी आ जाते थे। चले ये सारा जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो बस मेरे बच्चे कोई सिर्फ फिगर चेंज हुई, पहले 43%, अब 34 है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ, रिजल्ट 10% का चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं इसका ऐसा है। एक और चीज, क्या बच्चे यहाँ पे जब वो 43% रिजल्ट ले रहे थे, वही बच्चे क्या उनसे जो बच्चे रह गए वो दोबारा पेपर दे रहे थे? कई बच्चे दोबारा रिपीट कर रहे होंगे, अच्छे खासे बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे तो रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए 8,356 में से अगर 3,630 निकाल दो, आधे से ज्यादा बनते हैं डेफिनेटली। एक तो ये सारे फेल होंगे, कुछ नए भी आए। अच्छा जो पुराना बच्चा पेपर दे रहा है वो दोबारा से फेल हो रहा है, हाउ इज पॉसिबल? मतलब उसको पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता। मसला ये नहीं कि उसको लिखने में फलानी फलानी चीजें थी, उसकी तैयारी को नहीं। और यहाँ पे तैयारी करने के अजीबोगरीब तरीके से तो शुरू हो गए हैं। यूट्यूब से मैं कर रहा हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ, ये तेरी इतनी औकात है? तू खुद से ही कर रहा है? कैसे कर रहा है? झूठ बोलते हैं। कुछ और जुगाड़ होते हैं इनके पास, बस हमें बताना होता है कि मैं खुद से तैयारी कर रहा हूँ, ताकि वो बेइज्जती महसूस ना हो कि मैंने कहीं से पढ़ा भी है। कहीं से कहा कि खुदा ना खासा कोई चोरी के लेक्चर होंगे, वो चोरी के नहीं होते मेरे बच्चे। यूट्यूब पर जो पढ़े हैं वो चोरी के नहीं। वो किसी ने आप पर मान लो कि वो क्या कर रखी है, शफकत बरत रखी है, इट्स ओके। हाँ जो बंदा, जो बच्चा लेक्चर बेच रहा हो, वो जो खरीदते हो, वो बेशर्मी है, वो बेशर्मी है। लेकिन जो यूट्यूब पे चीज पड़ी है ना, जो बंदा कह रहा हो वो भी हराम है, तो अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई फतवा फतवा नहीं, बेशर्मी है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे तो फिर हम जो कुछ भी देख रहे हैं हमारे बच्चे सारा दिन वहां पे यूट्यूब पे बैठे रहते हैं। पता नहीं वो जिन जिन चैनल्स की वो पॉइंट सुन रहे हैं, पता नहीं उनकी ओरिजिनल है या वो किसी ने वो पायरेटेड है, किसी ने कॉपी करके अपने उस पे चैनल पे अपलोड किए हैं। वो तो फिर सारा ही माल, अल्लाह माफ करे, वो शुरू से बचपन से ही सब कुछ ही खराब जा रहा है उनका। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी ये खौफ पैदा करते हैं ये भी आपके अंदर। खैर आप कौन सा डरते हैं? नहीं बेटा, ये कोई ये काम की चीज बस, इसके बाद फिर पढ़ते हैं। आपका पेपर दो हिस्सों में डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा मेरे बच्चे वो 15% ऑब्जेक्टिव है। 15% ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? सिर्फ 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 15 एमसीक्यूज होंगे, हो सकता है 10 एमसीक्यूज हो, वो 1.5 नंबर का हो, कुछ इस तरह करके वो 15 नंबर बन जाए, या वो 12 एमसीक्यूज हो। तो मेरे बच्चे 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन होंगे सिर्फ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स वगैरह इस तरह का कुछ नहीं होगा। तो 15 नंबर के एमसीक्यूज मेरे बच्चे, बाकी जो 85% का नंबर हो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव है। 85 नंबर के सब्जेक्टिव पेपर में से आगे उसने मजीद बाइफर्केशन कर दी उसकी। उसने कहा कि इन 85 नंबरों में से मैं 40% आपसे नॉलेज बेस पूछूंगा। नॉलेज बेस का मतलब क्या है? रट्टा है। 40% मतलब 34 मार्क्स। 34 मार्क्स ये और 15 ये, 49, तकरीबन 50 पर समझ लो। यानी कि सिर्फ याद करने से, बगैर इस खौफ के कोई एप्लीकेशन आएगी। हाँ ओलहदा बात है, एमसीक्यूज के अंदर भी एप्लीकेशन तो आती है, बात का सिनेरियो दे देता है वो छोटे मोटे, लेकिन उसके 4 ऑप्शन नीचे होते हैं, उसको ढूंढना आसान, तो जैसे आप करके भी आए। तो याद रखना 49 मार्क्स तो मेरे बच्चे वो खुद अपने जबान से बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, नॉलेज बेस रखूंगा उसको। सीधी सीधी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ, यही आपने क्या करनी होंगी, रिप्रोड्यूस करनी होगी। लेकिन मेरे बच्चे बाकी अगर देखें 60% सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन,
सिनेरियो बेस, मेरे पता है सिनेरियो के बेस का मतलब हरकत ये नहीं होता, ये केस स्टडी है। केस स्टडी बड़ी डिफरेंट चीज होती है मेरे बच्चों, और केस स्टडी का जो सोल्यूशन होता है उसके केस स्टडी के अंदर ही होता है। यहाँ पे लफ्ज उसने बड़ा क्लियरली बोला हुआ, क्या सिनेरियो बेस। सिनेरियो बेस क्या है, पूछूंगा वही जो किताब में है, बस पूछने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछूंगा, वो फलानी चीज पॉइंट पॉइंट बना दो, मुझे फलाने 4 पॉइंट बता दो, वो फलाना ये बता दो। नहीं, ऐसे नहीं पूछूंगा मैं आपसे। पूछूंगा फलाने मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर उसने ये कोई गलतियां कर दी हो, बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं, बताना फिर किताब से। अच्छा, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपने आंसर अगेन किताब से करना है, बस ढूंढने में मुश्किल होगी मैंने आंसर कहां से करना है। और जो नॉलेज बेस्ड होंगे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ ये फर्क होता है। इसका मतलब दोनों चीजों में नॉलेज का होना जरूरी है। लिखना तो आपने जबानी है ना मेरे बच्चे, वहां पे लिखनी अगेन किताब की बातें हैं, लेकिन सिनेरियो बेस में क्या होगा, उसका आंसर कहां से करना है ढूंढने में मुश्किल होगी। अगर आता होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और नॉलेज बेस में क्या होगा, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। याद रखोगे इस सिनेरियो बेस में और नॉलेज बेस में क्या फर्क है। नॉलेज बेस में आपको मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपको पता है कहां से पूछा और आप लिखना शुरू कर दो। और सिनेरियो बेस में क्या होगा, एक छोटा सा सिनेरियो बना देगा, 2-3 बंदों के आपस का कोई मामला बता देगा और फिर कहेगा कि बताएं यहाँ पे इस मामले में क्या होगा, आंसर अगेन किताब से करता है। लेकिन सिर्फ ये थोड़ी सी दिक्कत होगी, कहां से करूं आंसर। तो वो डेफिनेटली मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इसी मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि इसकी तैयारी कर लें सब्जेक्ट की। लेकिन ये कहना कि सिनेरियो बेस्ड ऐसा कुछ होगा जो आपसे आपके, क्योंकि पीआरसी पास किया है, आपकी औकात से बाहर का कोई मामला होगा, ऐसा वैसा मेरे बच्चे कुछ नहीं। सिर्फ किताब तैयार कर लो, सिर्फ किताब तैयार कर लो, उसको याद कर लो, उससे नॉलेज बेस भी हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यकीन कर लो वही नॉलेज सिनेरियो बेस में अप्लाई होगा, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाए सिनेरियो बेस में। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ याद करना। याद रखोगे इस बात को। कोई सिनेरियो बेस कोई लहदा से कोई चीज तो नहीं, नहीं नहीं, किताब की ही बात है। बस वो सिनेरियो दे के आपसे पूछेगा, इस सिनेरियो में किताब से कहां से आंसर करोगे। बस वो वहां पे थोड़ा सा दिमाग की बारी आ जाती है, कैसे सोचो कहां से आंसर करूंगा, सीधा नहीं पूछता। हम कहते हैं कि उसी को आपके दिल में फिर इसका भी डर पैदा करते हैं और फिर उस डर से कमाते हैं। हालांकि मेरे बच्चे, खुदा ना खासा, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। याद रखोगे इस बात को। करना क्या है, एट द एंड किताब तैयार करते हैं, और कभी देख लेंगे किताब कौन सी तैयार करनी है। याद रखोगे, कोई पूछे बता दे, बता दोगे उसको कि हमारा पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पेपर एक ही होगा डेफिनेटली, उसमें पहला पोर्शन होगा ये एमसीक्यूज, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 15 नंबर अगेन। और फिर बाकी 85 मार्क्स में से जो 34 मार्क्स, तकरीबन 35 से 40 नंबर हैं। वैसे ही हम पेपर भी आपके सामने रख लेंगे इंशाल्लाह, उसको देख लेंगे। ये ना हो कि आप कह रहे हैं सर हो सकता है इस तरह का मामला ना हो, इस दफा आई कैप, क्योंकि आई कैप को हमसे पर्सनल ग्रजेस हैं, उनको पता है हम वही बच्चे जिन्होंने अभी पीआरसी पास किया वो हमें पास नहीं करना चाहते थे, सर हो सकता है अभी हमें रोक लें वो। सर ऐसा तो नहीं कुछ होगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होते आपके साथ। मासूम लोग हो आप, वो आपको पास करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी खुद की हरकतें हों पास होने वाली, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ किताब को तैयार करना है, उसके बाद इंशाल्लाह पास कर लो। नहीं बेटा, रीजन ऑफ फेलियर मेरे बच्चे आपको पता चल जाएगा ऐसा ऐसा। सिर्फ किताब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हमें ये डिस्कस करने की जरूरत है। अगेन मैंने बोला हमने पढ़ना है, ये ओरिएंटेशन में हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं थ्रू आउट द सेशन आपको बताता जाऊंगा। कैसे पेपर आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो आपको पेपर का ही नहीं पता। सिलेबस का आगे पढ़ना क्या है उसका कुछ पता नहीं, और मैं आज ही बड़ी बड़ी बातें बताना शुरू कर दूं उसका कोई फायदा को नहीं। इन सारी बातों को हमें पता चल जाएगा। बस एक चीज मैं बता रहा हूँ, थ्योरी का पेपर है पूरे सीए के अंदर। थ्योरी का जो पेपर भी होगा, आप जब भी पढ़ना शुरू करेंगे आपको पढ़ते वक्त समझ आ जाया करेगी। लेकिन फिर आप क्योंकि साथ साथ चल रहे होंगे टीचर के, अगर ये आदत नहीं होगी कि पिछला रिवाइज करना है, तो मेरे बच्चे फिर खुदा ना खासा ये पेपर भूलना शुरू हो जाते हैं, और जब भूलना शुरू हो जाए तो फिर हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं, फिर वो पेपर फेल की तरफ चला जाए। सिर्फ एक काम करना होता है, रोज का रोज टीचर के साथ भी चलो, थोड़ा सा टाइम बचा के आपने पिछला भी रिवाइज करते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे I2B वगैरह के पेपर थे, मेरा ख्याल है कि उसमें भी तो ऐसे होता ही थे ना, इकोनॉमिक्स थी, पढ़ते थे वो चीज़, उस वक्त टीचर बड़ी आसान करके बता देता था, समझ आ जाती थी। लेकिन बाद में लगता था कि वो पता नहीं क्या बताया, वो पिछले चैप्टर के अंदर था क्या, मुझे क्या पता है, भूल गए साथ साथ। बस क्या कर रखना है, कोई आधा पौना घंटा, और आप लोग तो वैसे ही फास्ट ट्रैक में, आपने लंबा चौड़ा अरसा तो पढ़ना नहीं। देखो जून शुरू हो गया, इसमें ईद भी है, आगे कुछ मुहर्रम की भी 2-3 छुट्टियां आ जाएंगी। क्योंकि एक बच्चे ने मुझे वो पूरा मैसेज भेजा, सब दूसरी छुट्टियां कैलकुलेट करके भेजी, बेशर्मी है। बस तू जितने दिन पढ़ने तो वो बता ना, छुट्टियां पूरी ढूंढ ली हैं पूरे सेशन के अंदर है। वो मुझे खुद नहीं पता था कि इसमें छुट्टियां कितनी हैं। वो कह रहा है कि सर आप कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक सिलेबस खत्म कर देंगे, कैसे करवाएंगे, जबकि इसमें छुट्टियां भी हैं, इसमें मुहर्रम भी हैं। मुझे उस वक्त पता चला इसमें सारा कुछ है, छुट्टियों ईद की छुट्टियों का तो मुझे पता था। अब मैं उस बच्चे को बता रहा हूँ, मेरे बेटे पहले ये जो हमारा फास्ट ट्रैक होता था, ये 35 दिनों का होता, 35 डेज। ये शुरू होना था, अगर ये फास्ट ट्रैक वो होता ना जो पहले चलता था, ये शुरू होना था 10 जुलाई को।
10 जुलाई सितंबर अटेम्प्ट के लिए, कभी भी हमारे पिछले फास्ट ट्रैक उठा लीजिएगा जो सितंबर अटेम्प्ट के थे, वो 10 से 15 जुलाई को शुरू होते थे। जुलाई मतलब अगला महीना है, वो भी आधा गुजर चुका होगा। तो वो खत्म कब हो जाता था? 13-14 अगस्त तक। 14 अगस्त को तकरीबन हमारी आखिरी क्लास हुआ करती है। तो इस वक्त मेरे बच्चे हमने पहले शुरू कर रहे हैं, और खत्म जरा थोड़ा सा वो भी पहले कर देंगे ताकि आपको एक मुनासिब रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। हालांकि उनको ज्यादा फायदा होता है, जितना नजदीक चला जाए ना उतना ज्यादा फायदा, ताकि भूलने का मौका ही ना मिले आपको। यहाँ से सीधे मॉक और मॉक के बाद सीधे पेपर में, वो ज्यादा अच्छा होता था। लेकिन बहरहाल आप कहेंगे तो इस तरह की कोई रख लेंगे, आप थोड़ा सा दिन एक्सटेंड कर लेंगे। अगली बात मेरे बच्चे, यहाँ पे दो तरह की किताबें होंगी मार्केट के अंदर, सौखी किताबें और औखी किताब। अब मेरे बच्चे आप पे है, सौखी किताब पढ़ के पेपर औखा कर लो, या औखी किताब पढ़ के पेपर सौखा कर लो, या अब आप पे होगा। अब सौखी किताब क्या है? जो हमारे टीचर बनाते हैं, भाई टीचर बच्चों के लिए आसानी पैदा करता है, मुश्किल थोड़ी पैदा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? टीचर्स की बनाई हुई किताबें क्या हैं? सौखी किताबें हैं। और आई कैप आपके लिए क्या पैदा करता है? मुश्किलात। और आई कैप की बनाई हुई किताब क्या होगी? औखी किताब। लेकिन जो बंदा आई कैप की किताब पढ़ेगा उसके लिए पेपर आसान हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू जब आप देख कर आए हुए पीछे, जो थ्योरेटिकल पेपर खासतौर पे थे, उसमें आई कैप क्या करता है? जो किताब की वर्डिंग है वही वर्डिंग उठा के एमसीक्यूज पे यूज करता है। उसके ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो होंगे, उन ऑप्शंस के अंदर किताब की वर्डिंग इस्तेमाल करेगा। अब मेरे बच्चे, अगर आपने औखी किताब नहीं पढ़ी होगी, ये दूसरी किताबों को आई कैप को नहीं पता, और आई कैप के एग्जामिनर को भी नहीं पता। जब वो पेपर चेक करता है उसके सामने आई कैप की किताब ही पढ़ी होती। इसलिए मेरे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो हम किताब इस्तेमाल करेंगे वो मेरे बच्चे कौन सी होगी? आज आज बेटा, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। कोई बंदा कोई और खौफ के अंदर कोई और किताब पढ़ रहा हो, मैं उसको नहीं रोकूंगा, जो मर्जी पढ़ ले। लेकिन याद रखना कि मेरे बच्चे, कि अगर आप अपने लिए जरा थोड़ी देखो, फिर मेरा फायदा क्या हो? अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और मैं एक मुश्किल चीज को आपके लिए आसान ना कर सका, तो फिर मेरा फायदा क्या? अगर वो किताब ही इतनी, मान लो कि सेल्फ कम्प्रीहेंसिव है कि आप उसको पढ़ के खुद से कर लो, तो इट्स ओके। लेकिन मेरे बच्चे, हमारा मकसद यहाँ पे क्या है? उस किताब में आपके लिए आसानी पैदा करना। एक लफ्ज ऐसा नहीं होगा जो मैं आप पे छोड़ूंगा, जिसको मैं यहाँ पे किताब में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेरी आदत है, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट डिलीवर करो, उसके बाद उसकी किताब की रीडिंग करो, क्योंकि रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी होती है। अगर मैं कॉन्सेप्ट जितने मर्जी समझा दूं, किताब की रीडिंग करो, वहां से कुछ समझ ना आए, तो मेरे बच्चे फायदा क्या हो? पूरा लेक्चर ही बेचारा गया। इसलिए एक लफ्ज पूरी किताब में इंशाल्लाह, एक लफ्ज ऐसा नहीं होगा जो कहेंगे सर वो आपने कहीं पे टू लिखा था, वो टू नहीं बोला, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, रिक्वेस्ट आपसे यही है, जब हम इस लेवल पे जाएंगे, हर चीज को रीड करेंगे, हर चीज का मतलब बताएंगे, तो आप कौन सी किताब इस्तेमाल करो? आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। लेकिन जो आपका रूममेट बताएगा वो तो आपने कभी नहीं भूलनी है, वो तो इंतहाई अहम है। तो इसलिए मेरे बच्चे, रूममेट को साथ लेकर चल लो या टीचर को ले लो। लेकिन सर, दिल से अंदर से आवाज आ रही चलेगा तो रूममेट ही। सर टीचर की क्या बात है? टीचर तो अपने लिहाज से कॉलेज का सोच रहे होते हैं, अपना सोच रहे होते हैं, सर वो हमारा थोड़ी सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ी, यकीन कर लो, खुदा ना खासा सीए के अंदर सबसे जो बड़ी नाकामियां है ना, वो हमारे बच्चों की ये है कि टीचर की को नहीं माननी। उसके अलावा हर निकम्मे से निकम्मा बंदा, और जिसकी ज्यादा अटेम्प्ट है उसकी तो वो हमारे लिए पीर होता है। वो तो ऐसे दिल करता है उसके हाथ पे बैत कर, क्योंकि ये बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, इसने ये पेपर 10 दफा दिया था। है, इसका तो एक्सपीरियंस और भी ज्यादा है, टीचर से भी ज्यादा। टीचर ने बेचारे ने इतनी दफा पेपर थोड़ी दिया था जितनी दफा इसने दिया है। तो मेरे बच्चे, खुदा के लिए पूरा टीचर की बात मान लिया करो इस मामले में, बड़ी आसानी हो। कितने पेपर रखने हैं, टीचर से आके मशवरा करेंगे, सारा सारा दिन लेकर टीचर को बैठे रहेंगे, जाकर रूममेट 1 मिनट पे सारी वो सारे दिन की स्कीम सत्यानाश करते हैं। वो कहेगा मैं 3 पेपर में रिविजन ले आऊँ, मैंने तो आज ही डिस्कस करके आया हूँ, मैं 2 रखूंगा, लैब में भी 3 ही रखूंगा। औकात से बाहर जा रहा है है, सारा दिन टीचर को बताता रहे मेरी औकात क्या है, टीचर ने औकात के लिहाज से पेपर बताए, और उसके बाद जाके रूममेट की औकात के लिहाज से खुद भी अपनी औकात सेट कर ले। मेरे बच्चे, हर बंदे का अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना प्रोसेसर है, अपना अपना काम करने का तरीकाकार है। वो अपने लिहाज से चला करो, ना कि अपने साथ के लिहाज से। अच्छी चीज़ों में फॉलो करना वैसे बुरी बात नहीं। अगर वो 5 वक्त का नमाजी है, ज़कात देता है, सदका देता है, सच बोलता है, ईमानदार है, कसम नहीं उठाता बिला वजह, तो आप उसकी बातों को फॉलो करो। ठीक हो गया भाई। लाइव क्लासें भी चल रही होती हैं, ये बच्चों को मोस्टली हमारे लाइव का नहीं पता। ये जैसे अभी क्लास चल रही है, ये बच्चे घर बैठ के भी अटेंड कर सकते हो। सर कल से हम नहीं आएंगे फिर यहाँ, मतलब सिर्फ बता रहा हूँ कि लाइव भी अटेंड हो सकती है। यही क्लास लाइव चल रही है, तो वो बच्चे सुकून से बैठे हुए हैं, और इतने सुकून से बैठे हुए हैं कि कईयों को नींद आ रही होगी, कई अब इतने अटेंटिव हो गए। यहाँ पे तो जो तरह थोड़ी सी जिसकी आंखें बंद हुई, तो मेरी आंखें उसके साथ जा टकराएंगी, भाई किधर किधर जा रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा। वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना। तो खैर, लाइव क्लास भी हो रही होती है ऐसे ही, और बाद में शाम तक हम रिकॉर्डेड भी अपलोड कर दिया करते हैं। ये आप लोगों का ऑप्शन मौजूद है। जितने यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आप लोगों का जो फिजिकल एडमिशन हुआ है, साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाते हैं। उसी फीस के अंदर आपसे कुछ अलहदा नहीं मांगा जाता।
मकसद क्या होता है, अब ये नहीं करना, अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ 45 डेज की क्लासेस, बट बच्चे पास करना है हम लोगों ने, इसलिए यहाँ पे आना है। लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, अगर कोई बात आपने दोबारा सुननी हो दोबारा सुन लो। खुदा ना खासा किसी दिन कोई बारिश, कोई ज्यादा गर्मी, कुछ इस तरह का मामला हो, तबीयत ऐसी वैसी हो, तो आप घर बैठ के उसको लेक्चर लाइव भी अटेंड कर लो और रिकॉर्डेड भी ले लो, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन बिला वजह आपने क्लास नहीं छोड़नी मेरे बच्चे। ठीक हो गया टेस्ट सेशन। और हमारे टेस्ट मेरे बच्चे हर वीक में 2 टेस्ट एटलीस्ट हैं, लेकिन इसमें थोड़े से टेस्ट ज्यादा होते हैं। नॉर्मल हमारे 2 टेस्ट होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे 3 से 4 टेस्ट हुआ करेंगे, जो लिख कर करने हैं। और जो बाकी दिनों में जो टेस्ट नहीं होगा, जिनों में लिखकर, वहां पे उस दिन आपका सुनाने का टेस्ट होगा, ऑरल। यानी कि टेस्ट हर रोज होगा, है 3 से 4 टेस्ट लिखे हुए, और बाकी 2 से 3 दिन बोले हुए। तो लिखे हुए और बोले हुए दोनों टेस्ट हुआ करेंगे, तो ज्यादा बेहतर कौन सा है वैसे इनमें? ना मेरे बच्चे बोला हो, उसे सही औकात का पता चलता है कि किसको आता है किसको नहीं आता। लिखा हुआ तो इधर उधर से देख के भी लिख, अच्छा मैं लफ्ज औकात जो लिखता हूँ बोलता हूँ ना, ये ज्यादा खतरनाक लफ्ज नहीं है। मतलब सिर्फ लेवल की बात हो रही होती है, जरा थोड़ा सा, मतलब टफनेस के लिहाज से बात करो। आप बहुत अच्छे हो, आपकी बहुत ज्यादा औकात है मेरे बच्चे। आप आगे जाके आपने पूरे मुल्क की भागदौड़ संभाली, जैसे अभी सागडार ने संभाली हुई। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो इसलिए ये ना समझना कि खुदा ना खासा औकात का मतलब सर यहाँ ये उस तरह की बात कर रहे हैं जो आम दुनिया में इस्तेमाल होता है। तो टेस्ट हर रोज हुआ करेगा, और जो बच्चा टेस्ट में टॉप करता है उसको 100 रुपया भी मिलता है। लेकिन वो बच्चा रिपीटर ना, पहली दफा पढ़ रहा हो, तो 100 रुपया हर रोज मिला करेगा उसको, जब टेस्ट में जो टॉप करेगा, स्वाई चंद एक MCQ उसके जिसमें सबके सारे टॉप करके बैठे। तो खुद सोचें कि 30 से 35 टेस्ट, जो मिड होगा उसमें ज्यादा पैसे होंगे। यानी कि आपकी जो फीस है ना, अगर थोड़ा सा हिम्मत वाला बच्चा होगा ना, वो फीस हमसे दोबारा छीन लेगा, हिम्मत वाला बच्चा। लेकिन जो नहीं है तो वो आपको पता ही है। ले बेटा, शुरू करते हैं। किताब कौन सी होगी आपके पास में? आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। कब से बोला, आज से या कल से? आज से। यानी कि कोशिश करनी है क्लास के बाद जाते हुए बिलाल से कॉपी करवा लीजिएगा। अगर ऑलरेडी किसी के पास हो, लास्ट लास्ट जो एडिशन है वो भी चल जाएगा। और वैसे भी जब हम यहाँ पे रीड कर रहे होंगे, अगर कहीं पे कोई ऐसी किताब आप यूज कर भी रहे हो, पहले वाली एडिशन, पुराना ज्यादा ना हो, एटलीस्ट लास्ट एडिशन, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करें उसको, और खुदा न खासा कोई गरीब हो और उसके पास अभी पैसे ना हो फौरन से, वो आई कैप की डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर। वैसे तो गरीबों का सीए में कुछ इस तरह का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई गरीब है, उसके पास फौरन पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? वो सॉफ्ट में किताब को पढ़ेगा। याद रखोगे? अगर उसने कहा कि नहीं सर अभी मैं पैसे बंदोबस्त कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ ही नहीं रहा, तो ये बेशर्मी है गरीबों के लिए। सॉफ्ट में ये गरीब में फिर अगेन, ये प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, अभी उसका दिल कर ही नहीं रहा खर्चने को, अभी सोच रहा है मैं कौन सी किताब यूज करूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे उसको सॉफ्ट में आई कैप की किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा। ले बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट। मेरे बच्चे ये कानून को ही कहते हैं, ये कुछ कानून बने होते हैं हमारे मामला को रेगुलेट करने के लिए, कुछ कानून बने होते हैं। और यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? बिजनेस लॉ। यानी कि हम वो कानून पढ़ेंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। वैसे तो कानून बेतहाशा है, वो तो नहीं, ऐसे ऐसे कानून उनके ऊपर जो किताबें इतनी इतनी मोटी हैं कि एक चीज, जैसे लेबर लॉज हैं, इसी तरह मान लो कि कहीं पे कोई सर्विस से रिलेटेड लॉ होंगे, कोई एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड लॉ होंगे, हैं, तो हर चीज के अलग अलग लॉज बने होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना। हम वो लॉज पढ़ेंगे यहाँ पे, वो भी चंद एक, ये नहीं कि सारे के सारे ही। हमारे हमारे दौर में बहुत कुछ हुआ करता था, हमारे दौर में ट्रस्ट एक्ट हुआ करता था, हमारे दौर में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हुआ करता था। उसमें काफी ज्यादा चीजें जो सारी उन्होंने अब सिलेबस से निकाल। तो बिजनेस लॉ में मेरे बच्चे हम वही कानून पढ़ेंगे जो हमारे बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप बैठे हो, आप CFA में बैठे हो, मुझे बताओ CFE एक कारोबारी इदारा है या नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है? बिजनेस है ना मेरे बच्चे, बिजनेस है। तो पक्की बात है, आपने देखना है कि यहाँ पे CFE के ऊपर कौन कौन से कवानीन अप्लाई होते होंगे, जो चंद एक हैं, बस उन चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि कानून पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 1872 में बना होगा। तो उस कानून को पढ़ने जा रहे हैं। इसको अभी ये बातें ऐसे ही याद कर लीजिएगा, द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन। यानी कि बिटवीन पर्सन, ये भी हम सीखेंगे, जब दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, कैसे फिर परफॉर्म होगा, कैसे अगर कोई परफॉर्म नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेंगी, वो मेरे बच्चे हम यहाँ पे सीखेंगे। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं क्लास में पानी नहीं पीता। जैसे आप जिस दिन मौसम अच्छा हो पढ़ते नहीं, तो इसीलिए मैं क्लास में पानी नहीं पीता। शर्म आती है मुझे क्लास में पानी पीते। जैसे आपको शर्म आती है ना पढ़ते हुए, मुझे ऐसे क्लास में पानी पीते हुए शर्म। मजाक कर रहा था मेरे बच्चे। देखिए हमारे 35-40 दिन हैं,
ये समझना कि एक हम फैमिली की तरह हैं। अगर खुदा ना खास्ता मैं आपको कोई बात करूं ऐसी वैसी जो आपको शायद थोड़ी से वक्त के लिए नागवार गुजरे, तो मेरे बच्चे याद रखना कि आप मेरे बच्चे हो। कत्तन भी मेरी कोई बात ऐसी नहीं होगी जिसका मकसद आपकी दिल आजारी हो। मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जरा थोड़ा सा आपको अपने साथ रखना, थोड़ा सा आपकी जमीर को झंझोड़ते रहना कि मेरे बच्चे हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं उस मकसद को अचीव करना है, यही मकसद है। 100 दफा कोई चीज पूछो, 100 दफा बताएंगे, बार बार डिस्कस करेंगे, बार बार रिपीट करूंगा, मैं भी रिपीट करूंगा, आप भी रिपीट करते रहिए। मकसद सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे होने का क्या है, पेपर पास करना। सिलेबस मेरे बच्चे उसको पढ़ाना हो ना, सिलेबस यकीन करो 20 से 25 दिन में बड़ी आसानी से भी खत्म हो सकता है, लेकिन मकसद क्या है, पेपर की तैयारी। तो खैर, ले बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोई पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान एंड इट इज एप्लीकेबल सिंस द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पाकिस्तान में कब एप्लीकेबल हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। अब आप कहेंगे सर उस वक्त तो पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन बहरहाल कानून यहाँ पे क्या रखा है, क्या लिख रखा है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। यानी कि पाकिस्तान का जो भी इलाका होगा उसमें जो आपस में दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उन कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बाद। और ये मेरे बच्चे और कब एप्लीकेबल हुआ है, सिंस फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, यानी कि उस वक्त बरसगीर पाको हिंद था, ये उस वक्त का एप्लीकेबल है। और जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग हुए तो ये वही कानून चले आ रहे हैं जो उस वक्त है। नो डाउट थोड़ी बहुत हमने अमेंडमेंट्स कर रखी हैं इसके अंदर, लेकिन इन बातों का हमसे कोई लेना देना नहीं। बस आपने एक तारीख याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब एप्लीकेबल हुआ था। हाँ, बस यहाँ पे यही बात है जो रट्टे वाली है, आगे मेरे बच्चे हम सारी चीजों को समझें। ले बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखने लगे हैं। देखो, आप लोगों ने लफ्ज एग्रीमेंट सुना है कभी, और आप लोगों ने लफ्ज कभी कॉन्ट्रैक्ट भी सुना होगा। सर मेरा फलाने बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सर मेरा फलाने बंदे के साथ एग्रीमेंट हो गया है। अब ये लफ्ज हम बोल लेते हैं, एग्रीमेंट भी बोल लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी बोल लेते हैं। जैसे अभी अभी सर बी लॉ के लिए हमारा सीएफई के साथ एग्रीमेंट हो गया है, या बी लॉ के लिए हमारा सीएफई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये दोनों अल्फाज यूज कर लो, ये दोनों इंटरचेंजेबली अल्फाज बोले भी जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जगह एग्रीमेंट बोल दो और एग्रीमेंट की जगह पे लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, लॉ को कोई इस पे एतराज नहीं है। लेकिन जब हम किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं ना मेरे बच्चे, फिर हमें दोनों में जो फर्क है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, हमें उस फर्क का पता होना चाहिए एज ए तालिब इल्म। लेकिन जो आम बंदा है, आम जितने भी लोग हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारे एग्रीमेंट करते हैं, उनको इन दोनों में फर्क की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हमने पेपर पास करना है, हमें पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब यहां से मेरे बच्चे हम सीखना शुरू करेंगे कि हर एग्रीमेंट, और हम साबित क्या करेंगे, हर एग्रीमेंट सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्या साबित करेंगे बोला, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। सीखना क्या है देन, कि सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक एग्रीमेंट का लेवल थोड़ा सा छोटा है, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसको मजीद अपने अंदर कुछ कुछ पावर्स लेकर आनी पड़ेंगी, कुछ जरूरियात ये कह लें कुछ एसेंशियल्स होंगे, लवाजमात होंगे अपने अंदर पैदा करने होंगे, ताकि वो क्या बन जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। जैसे आप तालिब इल्म हो, मैं टीचर हूँ, मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या तालिब इल्म और टीचर सेम हो सकते हैं? हो भी सकते हैं। अभी समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप अपने रूममेट को पढ़ा रहे हो, अपने किसी दोस्त को पढ़ा रहे हो, तो मेरे बच्चे उस वक्त आप क्या हो, आप टीचर हो, अगर देखा जाए। लेकिन अगर वैसे लफ्ज बोला जाए, अगर देखो टीचर तो इसका मतलब आप भी हो सकते हो, टीचर मैं भी हूं। लेकिन अगर हम वो ही जो क्लास में एक्चुअली जो टीचर और स्टूडेंट की बात करें, इन दोनों में फर्क होता है। हर हर मेरे बच्चे जो स्टूडेंट है वो टीचर नहीं होता, लेकिन हर टीचर कभी स्टूडेंट था, ये तो पता है। लेकिन यानी कि हर जो टीचर है वो कभी स्टूडेंट के उस एरिया उससे गुजर के ही, मेरे स्टेजेस से गुजर के ही टीचर बने। बस अभी इतना दिमाग में रखें, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, एक बड़ी चीज है, उसने अपने अंदर एग्रीमेंट भी समाया हुआ। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एग्रीमेंट छोटी चीज है। उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसको मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, वो पूरी करेगा तो एग्रीमेंट क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लफ्ज जब एग्रीमेंट बोलते हैं छोटा लफ्ज है, जब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ये बड़ा और ब्रॉडर टर्म है। बस अभी इतना दिमाग में रखिएगा, अभी हम सीखेंगे कि सर इनमें फर्क क्या है। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी दो बंदे हैं। अज्यूम कर ले मेरे बच्चे, मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई मेरे पास ये गाड़ी है, क्या 20 लाख रुपए में खरीदोगे? मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को कहा
कि मिस्टर बी, मेरे पास एक गाड़ी है, आप 20 लाख रुपए में खरीद लो। यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है, ये कह सकता हूँ। याद रखना मेरे बच्चे, हम सीखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। देखो, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली दोनों चीजें हम सीखने जा रहे हैं। इस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? ऑफर से। अगर ऑफर ही नहीं है, ना तो कोई एग्रीमेंट बनेगा ना ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सबसे पहला जो एसेंशियल है वो क्या है? ऑफर हो। और फिर आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, ऑफर भी हर एक वैलिड नहीं होती। ऑफर में भी कुछ चीजें होंगी तो वो वैलिड होगी, नहीं तो वैलिड, वो भी हम देखेंगे। लो बेटा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि भाई मिस्टर बी, ये गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए की खरीद लो। मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने कहा कि नहीं भैया, मुझे तो इस गाड़ी की जरूरत ही नहीं। मैं ये कह दूं कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है या उसने इनकार कर दिया है? इनकार कर दिया। सीएफबी वालों ने कहा कि भैया बी लो हमसे पढ़ लो। आपने कहा कि नहीं सर, हमने नहीं पढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ? आपने हमारी ऑफर को ठुकरा दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मिस्टर बी कहे कि ठीक हो गया मिस्टर ए, मैं आपकी ये गाड़ी 20 लाख रुपए में खरीद लेता हूं। क्या मैं यहां पे ये कह दूं कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? अब मेरे बच्चे, आज के बाद याद रखिएगा, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो मेरे बच्चे इससे जो बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस। जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, इससे क्या बनता है? वादा। प्रॉमिस किसको बोलते हैं? वादे को। यानी कि वादा उस वक्त तक बनता ही नहीं जब आपकी ऑफर को एक्सेप्ट ना किया जाए। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, आज के बाद पक्का करके दिमाग में रखना है, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, उससे क्या बना करेगा? प्रॉमिस। अब दूसरी बात है कि सर, जिसने ऑफर की है उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? ऑफरर का। और जिसको ऑफर की गई है, ये सारा कुछ लिख रखा है, आपने कुछ भी नहीं लिखना मेरे बच्चे। जो कभी कुछ लिखना होगा, कोई होती है ना ऐसी, जब मैं रीड करवा रहा हूँ उस वक्त कोई टर्म्स में आपको उसका उर्दू में बता रहा हूँ कुछ तर्जमा, या जब कोई एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बताते हुए, उस वक्त किताबों के ऊपर जो मर्जी दिल करे वो लिखते जाइएगा। लेकिन बाकी जो अल्फाज हैं उनको ऐसे वैसे वैसे समझने के लिए कोई लिखना चाहे आप लिख लें, लेकिन फिलहाल तो किताबें हैं नहीं आपके पास। और रजिस्टरों के ऊपर कभी भी मेरी किताब क्लास के अंदर का आपने रजिस्टर यूज ही नहीं करना। सादा अल्फाज में रजिस्टर कभी भी नहीं रखें, और उन्हें रजिस्टर ही नीचे रखते हैं, क्योंकि फायदा क्यों नहीं होता मेरे बच्चे। जो लिखना है आपने किताब के ऊपर लिखना है, और किताब फॉर सेल थोड़ी होती है, बाद में आप सोशल मीडिया पे लगा रहे होते हो एंड टन टन किताब, उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो नीट एंड क्लीन खरीद लो मुझसे। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं करना, किताब के ऊपर ही लिखें जो भी हो, और किताब इसी को मेरे बच्चे फ्री में दे दिया करो अगले बंदे को, वापस हासिल किया ले बेटा। और बेच के 200-400 रुपए से ऐसे लग रहा होता कि जैसे खुदा ना खासा अब इसी से मेरा सारे कारोबार चलेंगे। दे दिया करो मेरे बच्चे, ये तालीम, किसी की तालीम हासिल करने में किसी की मदद कर दिया। सर आप भी हमें फ्री पढ़ा दो ना, मदद कर दो, चले। फर्क है ना उसमें मेरे बच्चे, वो सारा कॉलेज भी तो चला कर तो देते, यकीन कर लो। ये भी जो थोड़े थोड़े ले रहे होते हैं ना, ये भी दिल खून के आंसू हो रहा होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर बार भी चलाना है। ले बेटा, कहता कि ऑफर हो और एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या बनती है? देखो, और ऑफर करने वाले को क्या कहते हैं? और जिसको ऑफर की जाती है, ऑफरी। ऑफर जो ऑफर करता है, जिसको ऑफर की जाती है, उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? ऑफरी। तो बेटा अगली बात, जैसे यहाँ पे जब प्रॉमिस बन गई, अब हम चाहते हैं इस प्रॉमिस को ना हम एग्रीमेंट बना दें। प्रॉमिस किस में कन्वर्ट करनी है? एग्रीमेंट के अंदर। अब वो कहते हैं कि ठीक हो गया भाई, इसका मतलब क्या हुआ? फिर आपको प्रॉमिस में कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिससे वो प्रॉमिस क्या बन जाएगी? एग्रीमेंट बन जाएगी। अब वो क्या ऐड करना पड़ेगा? उसके लफ्ज बोलते हैं कंसिडरेशन। क्या लफ्ज बोलते हैं? लिखा होगा, आगे मिल भी जाएगा इंशाल्लाह आपको। उसके लफ्ज क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। अब अगली बात आती है, सर कंसिडरेशन होती क्या है? भाई जब भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही होंगी ना, या कोई एग्रीमेंट करने जा रही होंगी, दोनों पार्टीज को उस एग्रीमेंट में लाजमी कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। लाजमी कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा इन रिटर्न, जो बेनिफिट मिल रहा है दोनों पार्टीज को इस वादे में दोनों पार्टीज का फायदा हो। कहना ये चाह रहा हूं, जब एक पार्टी ऑफर करे, अगली पार्टी आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, जब प्रॉमिस बन जाए, उस प्रॉमिस के अंदर दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट होता है। उसी बेनिफिट का नाम क्या होता है? कंसिडरेशन। मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था, मिस्टर बी, मेरी ये गाड़ी 20 लाख रुपए में खरीद लो। मिस्टर बी ने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। ऑफर एक्सेप्ट होगी तो प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, क्या इन दोनों के लिए इस वादे में कोई फायदा है? मुझे बताएंगे मिस्टर ए के लिए फायदा क्या है? इसको क्या मिलेगा मिस्टर ए को? इसको 20 लाख रुपया मिलेगा मेरे बच्चे। मुझे बताएंगे मिस्टर बी का यहाँ पे फायदा क्या है? इसको क्या मिलेगा? इसको कार मिलेगा। याद रखना, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जब तक दोनों को फायदा ना हो उसके अंदर। इवन देन आप लोग यहाँ पे जब सीएफई में यहाँ पे ये क्लास में बैठे हो ना, आपको पता हो या ना पता हो, मेरा और आपका, यानी कि आपका और सीएफई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
उसको भी हम आगे एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं आप कितने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं नहीं सर, हमने तो कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और मेरे बच्चे कभी कोई नान टिक्की खरीदी हो, हैं? कभी कोई पानी ही किसी दुकान से खरीदा हो, है किसी, मान लो कि वो जाते हुए आपने चिप्स ही खरीदे हैं। और सुबह जब आप यहाँ पे कॉलेज तक आ रहे थे किसी रिक्शे वाले को कहा हो कि मुझे कॉलेज तक छोड़ाओ, है किसी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किसी पर कहीं तो यहाँ तक आए होंगे, है सुबह नाश्ते के लिए दही लेने गए होंगे आप वहां पे, है डबल रोटी लेने के लिए गए होंगे। मेरे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन शायद हमें पता ही कौन इस चीज़ का, क्या मैं तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही करता सर, क्यों नहीं करते मेरे बच्चे, है हमारी जिंदगी भरी पड़ी है कॉन्ट्रैक्ट से। जहाँ से कोई चीज़ खरीद रहे हैं पक्की बात है वो बिजनेस है, जो रिक्शे वाला रक्षा चला रहा है वो उसका बिजनेस है। आप जब उससे कोई वो कह रहे हो कि मुझे सीएफई तक छोड़ा हो, एक्चुअली आप उसके साथ कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। खैर समझेंगे इन बातों। बेटा दोबारा वापस आओ। तो कंसिडरेशन, लफ्ज कंसिडरेशन, लफ्ज बोलो जरा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन किसको बोला करेंगे? जब दो पार्टी वादा करेंगे एक दूसरे के साथ, उस वादे में दोनों के लिए जो बेनिफिट होगा वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। अगर यहीं पे मैं एक एक दफा सिर्फ रुकूं इसको थोड़ा सा मजीद बताने के लिए, क्योंकि ये सारे अल्फाज आगे इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि बेटा आप मान लो कि दीवारें पेंट करते, मैं आपको 1,000 रुपया दूंगा, आप सीएफई की इस दीवार को पेंट कर दो। मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं इस बच्चे को कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, कुछ करने के लिए कह रहा हूँ ना? क्या करने के लिए कह रहा हूँ? दीवार को पेंट कर दो, बदले में मैं क्या करूंगा? अच्छा, अगर ये दीवार को पेंट कर देता है, बताओ मुझे क्या मिला? इसको तो 1,000 मिल गया, मुझे क्या मिला? हाँ, इसका वो जो दीवार को पेंट करने का एक्ट था वो मेरे लिए फायदा था, और मैं इसको क्या पे कर रहा हूँ बदले में? 1,000। आपने रिक्शे वाले को कहा कि सर मुझे सीएफबी तक छोड़ाओ, उसने कहा कि ठीक है सर बैठो, आपको सीएफबी तक छोड़ गया। मुझे बताओ कि रिक्शे वाले को तो आपने पे कर दिया किराया, आपको क्या मिला है? हाँ, उसका वो एक्ट आपको सीएफबी तक छोड़ने वाला, वो जो आपको राइड मिली है वो आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके कहने पे कोई बंदा कुछ कर रहा हो आपके लिए, वो कुछ उसका कुछ करना भी आपके लिए क्या होता है? कंसिडरेशन। जैसे आपने यहाँ पे आके सीएफबी वालों को कहा होगा, राणा साहब को कहें कि मुझे बी लॉ पढ़, मैं आपको ये 8,000 रुपये पे कर रहा हूँ, आप मुझे क्या करो, बी लॉ पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा जो एक्ट है ये आपके लिए फायदा है, आपने सीएफई को पे किया, सीएफई के लिए फायदा, और आपके कहने पे मेरा ये आपको पढ़ाने का जो एक्ट है ये क्या है? ये आपके लिए फायदा है। तो याद रखना, किसी का आपके कहने पे कुछ करना वो भी क्या होता है? ये नहीं कि सर मुझे तो कोई फायदा मिला ही नहीं, वो तो दीवार पेंट हुई है, सर वो तो इसने छत बनाई है, वो सर मेरा घर बनाया है, तो मुझे क्या फायदा मिला? भाई उसका ये काम करना आपके लिए वो भी क्या है? डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई फायदा भी होगा। जैसे इसने दीवार पेंट कर दी, खुदा ना खासा रास्ते में कोई बाइक खराब होगी, है, और आप उसको मरम्मत करने के लिए किसी को देते, उसको मरम्मत करके दे दिया, तो आपका उसका ये एक्ट मरम्मत करके देना भी आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन सादा अल्फाज में क्या होती है? इन रिटर्न जो आपको बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट का दूसरा नाम क्या है? कंसिडरेशन। वो किसी का कुछ करना भी हो सकता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे किसी का कुछ करने से रुकना भी हो सकता है। जैसे आप कहते हो सर ऐसा करते हैं, हम मिलके ना एक कारोबार शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है मिलके कारोबार तो करेंगे, लेकिन बाकी सारे कारोबार आप बंद करो, सर मेरे साथ पार्टनरशिप का कारोबार करो। आप कहते हैं ठीक है सर, बाकी मैं सारे कारोबार बंद कर देता हूँ। आपका बाकी सारे कारोबार बंद करना ये भी मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन। तो ये सीखेंगे इन चीजों को, किसी का कुछ करना या करने से रुकना। अच्छा, बात का किसी का खाली वादा ही कंसिडरेशन हो, ये भी आपने पढ़ना आगे जाके। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, एक तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो फौरन से परफॉर्म हो जाएंगे। आप दुकान पे गए, उसको 10 रुपए दिए, उससे एक टॉफी ली, रौला खत्म। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो फ्यूचर में जाके परफॉर्म होंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी, भाई ये गाड़ी मुझसे 20 लाख की खरीद लो। उसने कहा कि भाई फौरन पैसे नहीं है। उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप ऐसा करना, मुझे पेमेंट 6 महीने के बाद कर देना। उसने कहा कि ठीक है, गाड़ी में 6 महीने के बाद दे दूंगा तुझे, और पेमेंट भी 6 महीने के बाद। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा आप लोगों की तरफ थोड़ी सी कॉमन सेंस चेक करेंगे, कॉमन सेंस भी साथ लेकर आए होते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को आज से 6 महीने के बाद, चलो इस तरह कर लो, 31 दिसंबर को उसको गाड़ी देगा। 31 दिसंबर 2024 को मिस्टर ए मिस्टर बी को गाड़ी देगा, और 31 दिसंबर 2024 को ही मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेगा। ऑफर एक्सेप्टेंस आज हुई है, ऑफर एक्सेप्टेंस आज हुई है, आज की तारीख 3 जून को। लेकिन मिस्टर ए मिस्टर बी को गाड़ी कब देगा? 31 दिसंबर 2024 को। मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट कब करेगा? 31 दिसंबर 2024। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए। कंसिडरेशन क्या है? दोनों का बेनिफिट। मुझे बताएंगे यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल रहा है दोनों को? चलो पहले तो ये बताओ, अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आज बन जाएगा या जाके 31 दिसंबर को बनेगा? 31 दिसंबर को नहीं बनेगा।
देख लेना। तो आज क्या मिल रहा है दोनों को? हाँ, ये चीज हम सीखेंगे कि कंसिडरेशन में किसी का कुछ करना भी आपके लिए कंसिडरेशन होता है, कुछ करने का वादा करना भी कंसिडरेशन होता है। याद रखना भाई, अभी कुछ किया तो नहीं लेकिन वादा तो कर लिया ना उसने, है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, खैर अब अभी अभी आपको ऐसी एग्जांपल, या आप बच्चे हो, महीने 2 महीने के बाद आप बड़े हो जाओ, फिर आपको एग्जांपल देंगे। तो किसी का कुछ करना कंसिडरेशन, कुछ करने का वादा करना वो भी कंसिडरेशन हो। इसका मतलब सादा हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉमिस में क्या ऐड करना है, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। लेकिन मेरे बच्चे, हमने इस एग्रीमेंट को पहुंचाना कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा मेन मकसद है। चाहे उसके बाद लफ्ज एग्रीमेंट बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, वो तो ठीक होगा, लेकिन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे बच्चे यहाँ पे फिर इसका मतलब क्या हुआ, इस एग्रीमेंट में यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड की थी तो प्रॉमिस बनी थी, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड किया था तो एग्रीमेंट बना, लेकिन हमने उस प्रॉमिस को लेकर कहां तक जाना था, कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे बच्चे, अगर हम इस एग्रीमेंट में कुछ ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब मेरे बच्चे अगली बात आएगी, सर इस एग्रीमेंट में हम ऐड क्या करेंगे, उसके लिए लफ्ज बोल लेंगे लीगल इनफोर्सेबिलिटी। लफ्ज में लिखिएगा, वैसे बोल रहा हूं, लफ्ज लीगल इनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट में अगर लीगल इनफोर्सेबिलिटी हो, लीगल इनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है, सर ये वादा आपको अब हर सूरत पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने वादा पूरा ना किया, मैं कानून की मदद लेकर इसको इन्फोर्स करवा लूंगा, यानी कि मैं पुलिस को साथ लेके आऊंगा और आपसे ये वादा पूरा करवा लूंगा। अब मेरे पास अगली बात आएगी, सर एग्रीमेंट के अंदर आप कह रहे हो अगर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाए, कानूनी मदद, सादा अल्फाज में कानूनी मदद, ये नहीं कि मैं बदमाशों की मदद लेकर आ जाऊंगा, है मैं कोई कोई 4-5 कोई इस तरह के गुंडे बदमाश लेकर इस चीज को इन्फोर्स करवा लूंगा। सर ये मोबाइल मुझे भेज दो, मैं कहता हूँ नहीं, है ठीक है सर, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, है आप इंशाल्लाह मान जाएंगे कल, है अगर नहीं मानेंगे, कल मुझे मोबाइल नहीं दोगे तो सर ठीक हो गया, कॉलेज से बाहर निकल के देखो। ये कुछ और मामला है मेरे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि हमारा आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ हो, उस एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि सर अगर अब आपने वादा ना किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो अगर आपने वादा पूरा ना किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अब आप थोड़ा सा इसको रिवर्स में चलाओ, अगर हम एग्रीमेंट में से लीगल इन्फोर्सिबिलिटी निकाल दें, अगर एग्रीमेंट में से लीगल इन्फोर्सिबिलिटी निकाल दें तो ये दोबारा वापस कहां पे चला जाएगा, सिर्फ एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देते थे, वही एग्रीमेंट क्या बन जाता था, जब कॉन्ट्रैक्ट में से लीगल इन्फोर्सिबिलिटी निकाल दें तो एक्चुअली वो क्या रह जाता है, सिर्फ एग्रीमेंट रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे कानूनी मदद आपको मिलेगी नहीं। आप देखो, ऑफर एक्सेप्टेंस भी होगी, वहां पे दोनों के लिए हो सकता है कंसिडरेशन भी हो, एग्रीमेंट बन जाएगा, लेकिन वो वादा अगर किसी ने पूरा ना किया तो वहां पे किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो। सर ये कैसे हो सकता है, हो सकता है बच्चे, अब जरा देखिएगा, मिस्टर ए ने मिसिज ए के साथ वादा किया कि मिसिज ए देखें, हमारी शादी हुए 10 साल हो गए, आज तक मैंने बाहर लेके जाके आपको कभी खाना नहीं खिलाया। अकाउंटेंट है भैया वो, सुबह से शाम तक बेचारा, आपको पता है कि लेट सिटिंग होती है इनके अकाउंटेंट्स की मोस्टली। अच्छा, आर्टिकल में भी लेट सिटिंग है, जॉब में भी लेट सिटिंग है, याद रखिए, अनलेस कि आप अपनी खुद की फर्म बना लें। अगर कहीं पे नौकरी करोगे तो नौकरी में याद रखना कि अगेन अकाउंट्स वो डिपार्टमेंट है जो आता टाइम पे है, जाता, हाँ, वो भी टाइम पे है, और टाइम वो जो मालिक बताए। इसलिए इंशाल्लाह कोशिश हमने क्या करनी है, हमने नौकरी नहीं बल्कि, हाँ नौकरी भी करेंगे किसी अच्छी कंपनी में जहाँ पे असूल हो। सेठ के पास काम नहीं करेंगे, सेठ के कोई असूल नहीं होते मेरे बच्चे, हैं वो सेठ हो सकता है ईद वाले दिन भी आपको कह के बेटा आ जा, आज भी हमने कुछ काम निबेड़ना है, कारोबारी दिन है, ये तो ज्यादा कारोबारी दिन है ईद के दिन। तो खैर मेरे बच्चे, मिस्टर ए अकाउंटेंट है बेचारा, उसने बेगम से आज वादा कर लिया, उसने ऑफर की कि बेगम क्या खाना खाने के लिए जाओगी मेरे साथ। उसने कहा कि भाई ऑफर हुई, तो भाई उसने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हो और एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनती है, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में क्या चाहिए, कंसिडरेशन। भैया डेफिनेटली उसकी उसकी जो एक खामद वाली जिम्मेदारी थी, वो अपनी खामद वाली जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा है। उसको क्या मिलेगा, खाना खाना तो वैसे दोनों को भी मिलेगा, है, लेकिन वैसे जस्ट वो एहसास, वो जो हस्बैंड होने का एहसास, उसको लग रहा है कि मैं शायद उस एहसास को पूरा करना, और बदले में उसको क्या, बेगम को क्या मिल रहा होगा, उसको खाना मिल रहा होगा। अज्यूम कर लो, हमने बना दिया ना इसको, ऐड तो करनी है उसमें कंसिडरेशन, कि फायदा है दोनों का।
मेरे बच्चे अगर हम प्रॉमिस के साथ क्या ऐड कर दें, कंसीडरेशन भी ऐड कर दें, तो उसमें क्या बनेगा, एग्रीमेंट बन गया। लो भैया एग्रीमेंट बन गया। अगर इसी एग्रीमेंट के अंदर हम कानूनी मदद ऐड कर देते, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब अगर किसी ने वादा पूरा ना किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो यही एग्रीमेंट क्या बन जाएगा। हाँ लेकिन जरा रुकिएगा, वो बेचारा जब काम कर रहा था सारा दिन वो भूल गया कि आज बेगम से वादा किया। तो मान लो कि रात पाकिस्तान के अंदर थे और रात 10 बजे वैसे ही होटल बंद हो जाते, तो जब 10 साढ़े 10 हुए ना, बेगम को पता चल गया कि अब वो घर नहीं पहुंचेगा। यानी कि वो जो वादा किया था उसने वो वादा पूरा, आपको लग रहा है कि आप बेगम सीधी उठेगी और थाने चली जाएगी और थाने जाके उसको SHO साहब को कह रही हो कि सर FIR काटो, है उस बंदे को पकड़ो, उसको जेल में बंद करो, उसने वादा पूरा नहीं किया। आपको लग रहा है ऐसे होगा। अज्यूम कर लो ये खातून चली भी गई, थानेदार को जाके बताया कि भाई इस तरह करके हमारा आज एक वादा हुआ था, उसने वादा पूरा नहीं किया। तो भाई अगर वादा कोई खिलाफी करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। तो सर उसके खिलाफ FIR काटो। अगर वो थानेदार थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, वो कहेगा कि देखे देखे खातून, अगरचे यहाँ पे ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बनी और प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी होगी, एग्रीमेंट बन गया, लेकिन यहाँ पे ना इस एग्रीमेंट में हम लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करते नहीं कानूनी तौर पर। यानी कि कानून ने खुद मना कर रखा है कि ये जो घरेलू आपस के घरेलू मामलात होते हैं, इन घरेलू मामलात के अंदर हमने लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करनी। क्योंकि अगर हमने लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी, वो तो सारे का सारा खानदान ही जेल में बैठा होगा। ये तो हर रोज हम वादे करते हैं एक दूसरे के साथ। आज घर वालों को आप कह के आएंगे आज मैं पहली क्लास पढ़ने जा रहा हूँ, आप वापसी पे आज ये पकाओगे, नहीं पकाया बेचारों ने। आपको लग रहा है आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दोगे और उनको पकड़ के खुदा ना खासा हवालात में बंद करवा दोगे, तो ये तो रुल जाएंगे मेरे बच्चे, पूरा घर ही रुला पड़ा होगा, थाने की जारी में रहेगा। इसलिए कानून ने पकड़ के यहां से क्या निकाल दी, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। उसने कहा कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो हमारे डोमेस्टिक वादे होते हैं, लफ्ज क्या होगा, जो डोमेस्टिक वादे होंगे, इन डोमेस्टिक वादों के अंदर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। हाँ एक्सेप्शंस पड़ेंगे आगे जाकर, कुछ होंगे ऐसे वादे जो घरेलू मामलात में होंगे जो इनको इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट लॉ की निगाह में ये जो घरेलू मामलात होते हैं ये सिर्फ एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनते, इनमें कभी भी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं ऐड होती, और जब तक एग्रीमेंट के अंदर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ना हो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू होगी कि सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब जो बनेगा उसमें डेफिनेटली वो एग्रीमेंट की मंजिल तय करके वहां तक पहुंचे। और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होगा, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। और लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है, कानूनी मदद, कि अगर किसी ने वादा पूरा ना किया उसके खिलाफ कानूनी। जब जस्ट एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे देखिएगा, मेरा और आपका ऑफर हुई, आपने आगे फ्रंट ऑफिस वालों को कहा सर मैं बी लॉ में एडमिशन दे दो, फ्रंट ऑफिस वालों ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में क्या ऐड करनी है, कंसिडरेशन। मुझे बताओ आपके लिए कंसिडरेशन है, बिल्कुल कोचिंग मिल रही है, क्या कॉलेज के लिए कंसिडरेशन है, फीस, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब मेरे बच्चे अगली बात है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। अगर आप कल फीस पे ना करो, मुझे बताओ क्या CFE कानूनी कार्रवाई करेगा, कर सकता है, इसमें होती है। ये तो मेरे बच्चे आगे हम डिस्कस करेंगे, कुछ जगहों पे हमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी खुद ऐड करने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही ऐड हो जाती है, जो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, 2-4 दिन पढ़ाया, ईद की छुट्टियां हुई हैं, उसके बाद राणा साहब आई हैं, पढ़ा ही नहीं रहे, तो क्या मुझे बताओ क्या आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, पक्की बात है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यहाँ पे आपका, है ये इस तरह, ये हमारा कोई घरेलू मामला थोड़ी है, ये कोई घरेलू मामला है सर। अभी तो आपने बोला था हम फैमिली की तरह हैं, तो फिर वहां पे तो फैमिली की तरह, तो फैमिली की तरह ट्रीट करो ना सर। ये क्या कह रहे हो, एक दूसरे के ऊपर केस भी करेंगे हम। लेकिन मेरे बच्चे अगर करना चाहें, वो जस्ट जज्बाती तौर पे बयान था कि हम फैमिली की तरह, लेकिन हमारा यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप है कि लीगल रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। अगर किसी ने आप में से वादा पूरा ना किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अगर मैंने वादा ना पूरा ना किया तो मेरे डर ही ना जाना कि करेंगे गोली, समझाने के लिए बात कर। इवन सुबह देखो ना, अब अगर आप अभी रिक्शे पे बैठ के आए, उसको 150 रुपया देना था, आपने नहीं दिया भैया, भाई बताओ क्या वो कानूनी कार्रवाई करने का हक रखता है कि नहीं, रखता है। भाई देखो कुछ जगहों पे आपको ये नहीं कि आपने लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कह के ऐड करनी है। अच्छा ये एक और चीज देखिएगा, एक एक चीज पकड़ पकड़ के हम ऐड नहीं करेंगे। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, उसमें पक्की बात है कंसिडरेशन भी होती है, पक्की बात है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी होती है, और ठक करके क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप लोग एडमिशन ऑफिस में जब गए थे, आपको पता है कि जब आपका एडमिशन हो गया था क्या बना था, कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने एक एक करके चीजें डाली थी। आप कहेंगे सर अभी मैं आपको ऑफर करने लगा हूँ, बी लॉ में मुझे एडमिशन दे दो, आप जब एक्सेप्ट करोगे ना सर हम रुकेंगे, उस वक्त क्या बनेगी, प्रॉमिस, तो सर जरा देखिएगा हवाएं चलेंगी यहाँ पे, हैं तो जरा सारा गुब्बारे शुबारे उड़ेंगे यहाँ पे। ऐसा कुछ हुआ, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी भैया, उस एक्सेप्टेंस के बाद आपने पकड़ के बीच में कंसिडरेशन ऐड की, सर रुकिएगा जरा जरा बताइए आपके लिए बेनिफिट क्या है, मेरे लिए क्या बेनिफिट है, क्या ऐसा बोला, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या ऐड होगी, कंसिडरेशन।
और उसमें ऑटोमेटिकली क्या ऐड होगी, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। इसका मतलब कुछ ये जो डोमेस्टिक हमारे एग्रीमेंट होंगे इनमें ऑटोमेटिकली लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, लेकिन जो बिजनेस एग्रीमेंट हुआ करेंगे उनमें कानून पकड़ के क्या ऐड कर दिया करेगा ऑटोमेटिकली। हाँ, वो खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं मेरे। खैर अभी वापस आओ, हम वो पढ़ रहे हैं जहां पे लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड। आपकी क्लास कितने बजे तक है बोला? अभी 15 मिनट, बड़ा बरकत वाला टाइम है मेरे पास। बेटा नेक्स्ट देखिए, अभी हमें एक पता चल गया जहां पे एग्रीमेंट होता है लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कहां पे बोला? डोमेस्टिक मामलात के अंदर। या आपके घरेलू जितने वादे हुआ करेंगे आप बेफिक्र होकर वादे करो, मुकर जाएगा, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो लेकिन कुछ वादे होंगे वहां पे एहतियात आपको सिखा दी जाएगी, हैं? जब वो घर वाले पकड़ के वो आपका किया हुआ वादा लिख कर उसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे ना मेरे बच्चे, हैं? फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकेगी, उसको देखेंगे, वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आगे नहीं। लेकिन ये देखिएगा, ये मिस्टर ए बी सी, ये तीन दोस्त थे, ये बी लॉ की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जिस दिन आखिरी पेपर खत्म होगा ना उस दिन मौलाजा मूवी देखने जाएंगे। इन्होंने कहा कि देखा, मिस्टर ए और बी ने कहा कि मिस्टर सी तेरी जिम्मेदारी है, तूने मूवी वाले दिन जाना है, वहां पे टिकटें खरीद के हमारे लिए रख लेनी है, हम भी पहुंच जाएंगे। वादा कर लिया इन्होंने आपस में, ठीक हो गया भैया। अब वादे के मुताबिक मिस्टर सी वहां पे पहुंचा सिनेमा में, वहां पे तीनों के लिए टिकटें खरीदी, मूवी देख रहा है लेकिन वो आ ही नहीं रहे। पूरी मूवी देख ली, वो आई नहीं। अब आपको लग रहा है ये यहाँ से निकल के सीधा थाने जाएगा और जाके थानेदार को कहेगा सर ये मेरे दोस्त थे, इन्होंने वादा किया था कि मेरे साथ मूवी देखेंगे लेकिन उन्होंने नहीं देखी, तो सर आप ऐसा करो, मैंने इनकी टिकटें भी खरीदी थी, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, मान लो प्रॉमिस बनी, प्रॉमिस में कंसिडरेशन है, मान लो एग्रीमेंट बन गया, मान लो। अब मेरे बच्चे हमने इस एग्रीमेंट को क्या बनाना था? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट में क्या ऐड करना था? लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। और लीगल इन्फोर्सेबिलिटी क्या है? कानूनी कार्रवाई। अब ये गया वहां पे, थानेदार ने कहा कि सर ये देखो, ये जो इस तरह के वादे होते हैं ना आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये होते हैं आपके सोशल एग्रीमेंट्स। और सोशल एग्रीमेंट सर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते सर, इनमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, ये एग्रीमेंट के एग्रीमेंट ही रहते हैं। यानी कि इस तरह के जो वादे होते हैं आपके सोशली दोस्तों के साथ, जैसे अभी एक दोस्त कहेगा यार ऐसा करना, तू शाम को मेरे हॉस्टल में आ जाना, खाना मेरी तरफ से। वो गया शाम को, वहां पे ताला लगा हुआ था, उसका हॉस्टल में है ही नहीं। अब आपको लग रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा? अच्छा ये देखो, ये डोमेस्टिक मामला तो नहीं, घरेलू मामला तो नहीं, ये क्या है? सोशल है आपका, है? ये रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ किए हुए वादे अगर पूरे ना करो, लेकिन वो वादे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर उसी दोस्त की मोबाइल की दुकान हो और एक दोस्त वहां से मोबाइल ले लेता तो उसकी पेमेंट ही कर लेता करता, तो याद रखना ये बिजनेस रिलेशनशिप होगा, ये कुछ और तरफ चला जाएगा। एक भाई की दुकान है, एक भाई उस दुकान से कोई सौदा खरीद रहा है और उधार कर रहा है, मेरे बच्चे ये बिजनेस रिलेशनशिप होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? आपस में डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे घरेलू या हमारे जो दोस्तों के साथ वादे होते। याद रखोगे इस बात को। तो यहाँ पे भी ये जस्ट एग्रीमेंट रहता है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इसी तरह मेरे बच्चे, चलें ये तो हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली उसी तरह की। मिस्टर ए ने, ये भी वैसे उसी तरह का मामला, चलो फिर भी एमी एमी बिला जाइए। मिस्टर ए ने अपने बेटे मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी तू सीए कर रहा है, ऐसा कर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर, मैं तुझे एक हैवी बाइक लेकर दूँ। ऑफर हुई, उससे बच्चे ने क्या कर लिया? ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस में अज्यूम कर लो कि उनके लिए सीए करना उसका और उसके लिए बाइक, ये क्या है? कंसिडरेशन है। तो ये क्या बन गया? ये एग्रीमेंट बन गया। अब इसमें क्या ऐड करना था? लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, कानूनी कार्रवाई। तो मेरे बच्चे उसने क्या किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर लिया। अब्बा जी को कहता है कि अब्बा जी अब बाइक लेकर दें। अब्बा जी ने कहा माशाल्लाह तू सीए कर लिया? कहता हाँ। कहता कमा और ले ले। अब तो सीए कर लिया ना, तो रौला ही नहीं तेरे लिए, 1 महीने की तनख्वाह है तेरी, तो कमा के बाइक ले ले भैया। उसने कहा कि नहीं भाई अब्बा जी ये तो वादा खिलाफी कर रहे हो। आपको लग रहा है ये अब्बा के खिलाफ वहां पे जेल में जेल कर हवालात में जाएगा, जाके वहां पे एसएचओ साहब को कहेगा अब्बा जी को पकड़ो जेल में डालो? ऐसी कोई बात करेंगे? अच्छा अस्तगफिरुल्लाह नहीं यहाँ पे किसी बात पे कहना, ये हम सीख रहे हैं चीजों को। ये नहीं कहना कि खुदा ना खासा देखें अब्बा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फलानी फलानी, ये चीजें हम सीख रहे हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं होगा? थानेदार उसको समझाएगा। अगेन ये आपका क्या है? डोमेस्टिक मामला है, ये घरेलू मामला होते हैं सर। हाँ एक जगह पे हो सकता था, ये पढ़ेंगे भी आगे जा, यहीं पे अब्बा जी फिर मजबूर होंगे, वहां पे क्या बन जाएगा? लीगल रिलेशनशिप बन जाएगा। यहाँ पे उसका लीगल रिलेशनशिप मतलब एग्रीमेंट में क्या ऐड करते हैं? लीगल रिलेशनशिप। चाहे उसको लफ्ज क्या बोल रहे थे अभी तक हम? इन्फोर्सेबिलिटी। इसी इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब दूसरा नाम क्या है? लीगल रिलेशनशिप। मतलब इन्फोर्स करवाएंगे कानून की मदद लेके, और कानूनी ताल्लुक होगा तो कानून की मदद करने को आएगा। अगर कानूनी ताल्लुक हो ही ना तो कानून मदद को, अगर ताल्लुक ही डोमेस्टिक हो, सोशल हो, तो वहां पे कानून मदद को नहीं आता। वो कहता है कि मेरे वाला ताल्लुक तो पहले बनाओ, लीगल रिलेशनशिप तो बनाओ, और एग्रीमेंट में अगर लीगल रिलेशनशिप होगा तो मैं तभी मदद पाऊंगा, तभी इन्फोर्सेबिलिटी होगी मेरी तरफ से, मैं आपकी मदद करूंगा उस मामले में। अभी तक हमें पता चल गया कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो एग्रीमेंट ही रहते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला? क्योंकि वहां पे लीगल रिलेशनशिप या इन्फोर्सेबिलिटी ऐड
वो कौन कौन से बोला? सोशल और डोमेस्टिक। बेटा अगर इसी मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, मिस्टर ए आज मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गया था, और वहां पे अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पेपर पास करवा दे। तो वहीं पे उसी वक्त मौलाना साहब ने कहा कि देखो भाई, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके लिए चंदा दरकार है, आप सब लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें कंट्रीब्यूशन करें। इसने जब ये ऐलान सुना, उसने कहा कि ले भाई, ये तो वक्त आ गया है, अल्लाह ताला के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। या अल्लाह, मैं इस मस्जिद को 1 लाख रुपया दूंगा। उसने मौलाना साहब को कह दिया, यानी कि पहले तो खुद इरादा बनाया ना, मैं इस मस्जिद को 1 लाख रुपया दूंगा अगर मेरा पेपर पास हो जाए। लेकिन ये दिल में सोच रहा था। उसने कहा कि या अल्लाह पास पास हो जाए। उसने मौलाना साहब को उठ के कहा, मौलाना साहब मैं भी इंशाल्लाह मस्जिद को 1 लाख रुपया दूंगा, मेरा इरादा भी लिख लो। इसने क्या किया, मस्जिद को लिखवा दिया कि मैं आपको क्या करूंगा, 1 लाख रुपया पे करूंगा। अब हुआ क्या, खुदा ना खासा इसका पेपर आ गया, और अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि भैया मुझे वो 1 लाख रुपया पे करो मस्जिद का, जो आपने वादा किया था। तो आप पे नहीं कर रहे, मुझे बताओ कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? पता नहीं आप में से कितने, अब देखो कितनी जल्दी हमने नो कह दिया है, क्योंकि हमने पता नहीं कितने के वादे किए होते हैं रिलीजियस। अच्छा, ये होते हैं रिलीजियस कमिटमेंट्स होती है हमारी, रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं। ये जो हमारे मजहबी एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग, वो हमारे तबलीगी भाई आते हैं, हम उनको सिखा रहे होते हैं हमें तबलीग की जरूरत है, तबलीग की तो तुमको जरूरत है, मैं तो पहले ही बड़ा दीनदार हूँ, अल्लाह माफ करे, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, बेशर्मियाँ हैं। वो पता नहीं कौन सा अपना अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जो हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन बजाय खुदा ना खासा हम ये इस चीज़ को समझने के लिए कि ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है इस इस्लाम के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। अब जब एक चीज़ पे खत्म नबूवत पे हमारा यकीन हो कि भाई आप अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर ये जिम्मेदारी पूरी किसने करनी है? उम्मत ने। हैं, वो बेचारे उसी जिम्मेदारी को देखो, पहले छोटे लेवल पे वो शुरू करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उनकी बाहर की बारियां आती हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे उनको खुदा ना खासा वो ये तू 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 सब पकड़ वाला है, तू फलाना है, तू फलाना है, तू तो रायविंड वाला है, और पता नहीं उनको क्या कुछ कह रहे थे। भाई नहीं कुछ करना तो ना करो ना, कम से कम बुरा भला तो ना कहो। है, ये तो कल पता चलेगा कि सही कौन था गलत कौन था। इसलिए मेरे बच्चे एहतियात किया करो इस तरह के अल्फाज बोलने से पहले। मैं क्योंकि ये मैं खुद भी निकला हुआ हूँ, जो सुने हैं मैं वो ही आपके साथ शेयर करूँ कि दुख होता है, अल्लाह माफ करे। अगरचे हम देखो अपनी सलाह के लिए निकले होते हैं समटाइम, कि चले मैं जरा थोड़ा सा अपने आप को तो पहले सही कर लूँ, जब दूसरों को कहूंगा शायद अपने आप को सही कर लूंगा। लेकिन हम ऐसा ऐसा वहाँ पे वो माहौल देखते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं इन लोगों के बारे में। लेकिन खैर, एहतियात किया करो, कोई चीज़ ऐसी वैसी लग रही है तो अल्लाह माफ करे, उसको कम से कम बोलो ना कि आप क्या कर रहे हैं। खैर, गोली मारो। ले बेटा देखिएगा, इस तरह तो देखो, वो आते हैं ना, कहते हैं कि सर दरवाजे पे दस्तक होती है, सामने देखते हो तबलीगी जमात वाले खड़े हुए हैं, तो आप उसको कहते हो कि ठीक है सर, मैं मगरिब की नमाज के वक्त आ जाऊंगा। हैं, मेरे बच्चे मुझे बताओ कि अभी मगरिब की नमाज के वक्त आप गए हो उनके उनके कहने पे? हैं, चलो मान लो कि अगर चले भी गए, तो वहां पे वो कहते हैं कि चले ऐसा करें, सारे इरादे लिखवाएं। तो वहां पे आप इरादे लिखवाते हो, आप कहते हो सर मेरे भी 10 दिन लिख लो, या 3 दिन, कभी आप 10 दिन या 3 दिन के लिए निकले हो। लेकिन अगर आप ये सारे काम नहीं कर रहे, आप घर वालों से वादा करते हो कल से पक्का नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। अगर आपने नमाज पढ़ना शुरू नहीं की, तो खुदा ना खासा घर वालों ने कभी आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, मौलवी साहब ने कभी की, तबलीगी जमात वालों ने कभी की, है नमाज छोड़ दी हो, आपके खिलाफ वैसे कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो, ये जो हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस होते हैं, इनमें भी कभी भी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है नहीं हो। मतलब ये भी एग्रीमेंट ही होते हैं, वादे ही होते हैं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो रिलीजियस कमिटमेंट होगी, सोशल होगी, डोमेस्टिक होगी। एक आखिरी बात रहेगी, और वो है मॉरल, अखलाकी। तो बेटा आप यहाँ पे जा रहे थे, तो रास्ते में एक बंदा बेचारा नलके के पास खड़ा हुआ था, उसके दोनों हाथ नहीं। तो वो जाहिर बात है, वो नलके को कैसे उससे पानी निकाले, तो वो बेचारा वहां पे खड़ा हुआ था, आप उसके पास से चुप करके गुजरे। एक पीछे बंदा आ रहा था, उसने कहा कि बड़ा वाहियात बंदा है भैया, है तुझे नजर नहीं आ रहा कि एक बंदा बेचारा इस तरह का डिसेबल बंदा है, तो उसको पानी पिला दे। तो क्या आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो जो पास से गुजर के गया है? भाई देखो, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी थी, अगर पूरी कर दे तो इट्स ओके, अगर नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। रास्ते में जा रहे थे, पत्थर पड़ा हुआ था, आप उसके ऊपर से उसको ठोकर करवाई और सेंटर में करके आप आगे चल पड़े। चलो मान लो आपने कुछ भी नहीं किया, उसको रास्ते से नहीं हटाया, भाई आपकी एक अखलाकी जिम्मेदारी थी, आप उसको हटा देते। अगर नहीं हटाया तो बताओ आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? भाई बस में जा रहे थे, अगर हो सकता है कि कोई बंदा, कोई वहां पे कोई बुजुर्ग हो, वो आपके पास बैठा हो, खड़ा हो, और आप सीट पे बैठे हो, अगर आप उसको सीट दे दो तो अखलाकी जिम्मेदारी है, आप पूरी कर दो। अगर नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं। तो ये जो हमारी मॉरल ड्यूटीज होती हैं, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, इन मॉरल ऑब्लिगेशंस को अगर आप पूरा ना भी करो तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। अभी तक हमें ये समझ आ रही है कि सर कहाँ पे अगर कोई एग्रीमेंट हो भी तो एग्रीमेंट रह जाता है, यानी कि सादा अल्फाज में उन चीजों के अंदर कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। कौन कौन से? रिलीजियस, डोमेस्टिक, सोशल और मॉरल।
अगली बात आएगी, सर जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रहे हो तो कहां पे ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड करनी पड़ती है, यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी हो सकती है रिलीजियस मामला में भी, हमारे सिलेबस में नहीं, आप निकाल दी, जहां पे होगी मैं बताऊंगा। वैसे इनमें ऐड करनी हो तो की जा सकती है कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, लेकिन बाय डिफॉल्ट कानूनी निगाह में यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। लेकिन कुछ जगहों पे कानून पकड़ के आप क्या करते हो, ऑफर करते हो, एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिस बनती है, और प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन भी होती है। तो देखो कंसिडरेशन नहीं है दोनों के लिए, दोनों के लिए, अच्छा दोनों को कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए। अगर एक को फायदा मिले दूसरे को ना मिले तो हम इसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, दोनों का कोई ना कोई फायदा होना चाहिए है। अगर एक का फायदा हो दूसरे का कोई फायदा हो, इसका मतलब वहां पे कंसिडरेशन नहीं है। तो पार्टीज, खैर, तो कंसिडरेशन हो तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में मेरे बच्चे कुछ जगह ऐसी होंगी कानून खुद पकड़ के क्या ऐड कर देगा, इन्फोर्सेबिलिटी। और मजे की बात है, आप उस इन्फोर्सेबिलिटी को निकाल भी नहीं सकते। जहां पे कानून ने पकड़ के इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी है, आप उसको पकड़ के निकाल भी नहीं सकते। हाँ, खुद कानूनी कार्रवाई ना करें ना करें, लेकिन कानूनी तौर पे वहां पे एक लीगल रिलेशनशिप होता है। अगर कोई बंदा वादा ना पूरा करे, आपके पास पूरा हक है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या बन गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। वो कौन सी जगह है मेरे बच्चे, जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, या सादा अल्फाज में जितनी हमारी कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती हैं, जो हमारी कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर चाहे वो भाइयों के दरमियान हो रही हो, बाप बेटों के दरमियान हो रही हो, बेटों के दरमियान हो रही हो, जो मर्जी ताल्लुकात के दरमियान हो रही हो, अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस या कमर्शियल है, वहां पे कानून खुद पकड़ के क्या ऐड कर देता है, इन्फोर्सेबिलिटी। ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी, उसमें दोनों के लिए कंसिडरेशन भी होगी, और कानून पकड़ के वहां पे क्या ऐड कर देगा, लीगल रिलेशनशिप। क्या आपका जो ताल्लुक है कानूनी है। कानूनी ताल्लुक का मतलब क्या है, अगर आप में से किसी ने वादा पूरा ना किया, उसके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई। तो तैयार रहिए। तो इसको मेरे बच्चे जीने के सादा अल्फाज में, ये जो इन्फोर्सेबिलिटी है कहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है, बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर। और कहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती, डोमेस्टिक, रिलीजियस, सोशल, मॉरल। यहाँ पे ये इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। इसका मतलब जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती, वो एग्रीमेंट के एग्रीमेंट ही रहते हैं, अगर कर भी लो, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, यानी कि उनमें कभी कानूनी कार्रवाई। लेकिन जो बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या ऐड हो जाती है, इन्फोर्सेबिलिटी, और वो क्या बन जाती है, वो लीगल रिलेशनशिप। और अगर कोई बंदा वादा ना पूरा करे, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट में कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन होता है। याद रखोगे इस बात को। मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर को कहा, मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर को कहा कि मिस्टर नजीर, आपके पास ये बाइक है, ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। बशीर मेरे बच्चे और क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है मिस्टर नजीर को, 1 लाख की ये बाइक मुझे सेल कर दो। ऑफर हुई, ऑफर हो तो मेरे बच्चे दूसरी पार्टी अगर उसको क्या कर ले तो क्या बनती है। लेकिन मिस्टर नजीर ने उसको बाइक लेने से, बाइक देने से इनका, ये अच्छा, ये बायर है, ये सेलर, ये ऑफरर है, और ये ऑफरी है। ऑफरी हमेशा कौन होगा, जिसको ऑफर की गई। अगर वो इनकार करते, मुझे बताओ ये प्रॉमिस बनेगी, प्रॉमिस कब बनेगी। अच्छा, इनकार कर दे तो कभी ये बात कॉन्ट्रैक्ट तक जाएगी, बात वहीं पे खत्म होगी, रौला हो गया है। आगे इसका मतलब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, तो तभी क्या बनेगी, प्रॉमिस। मुझे बताओ क्या प्रॉमिस में दोनों के लिए कोई फायदा है, मिस्टर ए के लिए, मिस्टर बशीर के लिए फायदा क्या है, उसको बाइक मिलेगी, मिस्टर नजीर को फायदा क्या मिलेगा। इसका मतलब दोनों के लिए कंसिडरेशन है, तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। क्या मैं ये कह दूं ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, जब बिजनेस तो नहीं है, उसकी एक अपनी बाइक है, अगर तो बाइक्स का कारोबार करता है फिर तो उसका बिजनेस होगा। लेकिन मैं ये यहाँ पे अल्फाज बोल सकता हूँ, ये क्या है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, मतलब लेन देन की कोई ट्रांजैक्शन है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे, जहां पे अभी मैंने लफ्ज बोला था, जहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, वहां पे एग्रीमेंट में बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, हाँ, लीगल रिलेशनशिप या इन्फोर्सेबिलिटी, लीगल रिलेशनशिप या इन्फोर्सेबिलिटी, और वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कल इनमें से अगर वादे के मुताबिक कोई बंदा बाइक नहीं उसको देगा, नजीर बशीर को बाइक नहीं देगा, या बशीर वादे के मुताबिक पेमेंट नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। याद रखो। कल मेरे बच्चे हमने यहीं से, यही जो ऑफर अभी लफ्ज हमने पढ़ा है, इसी ऑफर को हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि बात ऑफर से शुरू होगी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता या बनना कहाँ से शुरू होता है, ऑफर से। तो ऑफर को कल से हमने पढ़ना शुरू करना है। मेरे बच्चे आपसे यही रिक्वेस्ट है, आज का दिन हमने कोशिश की कि जाया ना करें, कम से कम हमें थोड़ा सा पता चल जाए। आज आप जाते जाते ये सोच सकते हो कि हम लफ्ज तो बोल देते हैं कि मेरा एग्रीमेंट हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन आज आपको पता चल गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट
होता है। और हमें ये भी पता चल गया कुछ जगहों पे तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाते कभी भी, कुछ जगहों पे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जैसे सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, मॉरल, यहाँ पे कभी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। लेकिन हमें पता चल गया जो हमारे कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पे एग्रीमेंट क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं कानूनी तौर पर। ये कल हमने किताब में लिखी हुई बातें भी पढ़नी है, ये नहीं कहना कि सर ने सारी हवाई बातें कर दी आज। और मेरी कोशिश होगी कोई ऐसी वैसी बात ना करें, या कोई एग्जाम्पल हो किताब से रिलेटेड हो, कोई बात मैं बता रहा हूँ वो किताब से रिलेटेड हो, और हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को कवर कर लें। बस ये रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, आपने जाके आज क्या करना है, अपनी किताबों को अरेंज कर लेना, कल किताबों के साथ आइएगा क्लास में, ताकि आपको फायदा हो। खुदा के लिए छुट्टी ना कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। 45 क्लासें मैक्सिमम, 45 क्लासें गिनते जाइएगा आप। तो इसी में हम सारे टेस्ट कंडक्ट होने हैं, अराउंड 30 या 30+। तो मेरे बच्चे छुट्टी ना कीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, और ये पास हो जाएगा पेपर। और इंशाल्लाह हम क्लास में ही इसकी तैयारी करेंगे, और ये देखिएगा बड़ी आसानी के साथ तैयारी हो जाएगी इसकी। जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी होगी उसको बार बार रिपीट करने की, वो घर जाके कर लीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम पिछला भी रिपीट किया करेंगे, सुन सुना के चीज़ों को और पक्का कर लिया करेंगे, और साथ इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो भी। खैर बस यही रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, छुट्टी ना करें, छुट्टी कर ली तो मामला डाउट में चला जाएगा। कल मुलाकात होगी मेरे बच्चे, लेकिन कल हमारी क्लास ऊपर होगी। अ, वैसे बैठ के पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है? चलें फिलहाल ईद तक तो मुझे ऊपर ही पढ़ाने थे, बाद में देखेंगे कल, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बैठ के पढ़ाने। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं खुद स्लो पड़ गया। तो इंशाल्लाह हमारी क्लास ऊपर होगी मेरे बच्चे, ये साथ जाएंगे ना, ऊपर रूम होगा, आपको गाइड कर देंगे, वहाँ पे क्लास हुआ करेगी। वो ज़रा थोड़ा सा छोटा कमरा है, और वो वहाँ पे कूलिंग शूलिंग का निज़ाम अच्छा होता है, मल्टीमीडिया भी अच्छा है वहाँ पे। ठीक हो गया, इंशाल्लाह कल वहाँ पे मुलाकात। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, हाँ, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के साथ आपको पांच पेपर दिए जाएंगे, उसको सॉफ्ट में भी रखिएगा, जब मैं कहूँ उस वक्त उसकी कॉपी करवाइए। और ये पांच पेपर वगैरह सारा हम क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। पहले नहीं करवाता था, अब मैं करवाना शुरू किया है।